गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू अ न्यू चैप्टर जो इंडिविजुअल्स के ट्रेडिंग लॉसेस के ट्रीटमेंट्स के बारे में, रिलीफ्स के बारे में डिस्कशन करेगा। एक सिंपल सा लॉजिक आता है इस चैप्टर को चालू करने से पहले। एक टैक्स पेयर है, इंडिविजुअल है, आई मीन वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कंपनीज। ये बिजनेस करता है और इस बिजनेस में प्रॉफिट्स कमाता है, तो HMRC बोलता है लाओ टैक्स ले आओ भैया। अगर इसको लॉसेज हो तो क्या HMRC कुछ रिफंड देगा? मतलब उल्टा HMRC इसको टैक्स पे करेगा, ऐसा कुछ? तो ऐसा कुछ तो हो नहीं सकता। ये किसी भी लॉ, किसी भी प्रोविजंस से आप नहीं करवा सकते। तो ये वाले चैप्टर में पूरा का पूरा हम एक चीज क्या देखेंगे, HMRC रिलीफ तो नहीं देगा, पलट के रिलीफ क्या रिफंड तो नहीं देगा, पलट के टैक्स भी टैक्स पेयर को नहीं देगा, लेकिन कुछ रिलीफ जरूर देगा। कुछ रिलीफ्स मिल सकती हैं आपको, यानी आप किसी और इनकम को कम कर सकते हैं, बिकॉज आपकी एक इनकम नेगेटिव की तरफ जा रही है। हम वही चीजें यहां पढ़ेंगे। थोड़ा सा अजीब सा चैप्टर है, क्यों? क्योंकि एक इंडिविजुअल टैक्स पेयर को बहुत सारी रिलीफ्स मिलती हैं, उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। ये कंफ्यूजिंग इसीलिए थोड़ा सा हो जाता है कि ये भी ये भी ये भी ये भी। आई हैव ट्राइड अ लॉट कि ये कंफ्यूजन मैं ज्यादा से ज्यादा दूर करूं, फिर भी अगर कुछ रह जाए पूछना, ठीक है? तो इसको ध्यान से देखना। एक सेकेंड गाइस, हु हैज जॉइंड विद द नेम सिड? ये सिड के नाम से ज्वाइन करने वाला कौन है भाई? बिकॉज आई कैन सी दिस नेम फॉर द फर्स्ट टाइम इन द बैच, और हम आधे से ज्यादा सिलेबस पे पहुंच गए हैं। एंड ही एग्जिटेड। नो मैम, इट्स मी। मेरा नाम सुयश है। अच्छा सुयश, क्या कर रहे हो? एक्चुअली मैम वो मेरा ईमेल आईडी का नाम बदला हुआ था ना, तो गूगल से लॉगिन किया था, दैट्स व्हाई। अच्छा, तुम लोगों को पता है लास्ट बैच में एक बच्चा आया और उसने अपना नाम नीचे लिखा हुआ था टाइगर श्रॉफ। अब मैं कभी भी पार्टिसिपेंट्स देखती नहीं थी, तब तक सडनली ना उसका माइक अनम्यूट हुआ और अनम्यूट होते ही वो पॉपअप करने लगा, पार्टिसिपेंट्स लिस्ट में सबसे ऊपर आ गया, उसका नाम आया टाइगर श्रॉफ। मैंने वैसे ही मजाक में बोला कि टाइगर श्रॉफ, अरे वाह, मैं इतनी पॉपुलर हो गई कि टाइगर श्रॉफ को ACC करने की इच्छा हुई, और वो भी मुझसे। उस बच्चे ने जब इस बात का रिप्लाई नहीं करा, थोड़ा सा मुझे सस्पिशियस सा लगा कि यार ये कौन बच्चा है। फिर मैंने उसको 1 to 1 लिखा कि भाई कौन हो तुम, कौन है ये टाइगर श्रॉफ? उसने चैट बॉक्स में लिखा सलमान भाई, SOLMAN। मैंने कहा तेरा सलमान से ना गधेड़ा बना दूंगी, बता कौन है। एंड ही एग्जिटेड द क्लास। उसके बाद से मैं थोड़ा सा नजर रखने लग गई हूँ कि कौन कौन है, पता लगे कि कोई और सलमान भाई आ जाए यहाँ पे। चलो ओके जी। चलिए, तो हम थे ट्रेडिंग लॉसेस पे। HMRC आपको पैसा रिफंड नहीं देगा, आपको रिलीफ देगा। मतलब अगर किसी इंडिविजुअल को लॉस हो जाए तो बहुत सारी रिलीफ्स अवेलेबल हैं। एक एक करके उन रिलीफ्स को देखते हैं, जहां समझ में नहीं आए वहां बताना। सबसे पहले हम जिस लॉस की रिलीफ की बात कर रहे हैं वो ट्रेडिंग लॉस है क्या, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं। मैं बात कर रही हूं उस ट्रेडिंग लॉस की जो कैपिटल अलाउंसेस के बाद में आता है। ध्यान रखना इस बात का, इसमें कंफ्यूजन कई बार क्रिएट हो जाता है। यू डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड। हमने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम में जो भी एडजस्टमेंट्स करे, उसके बाद में कैपिटल अलाउंसेस माइनस करना मत भूलना। ये जो आइटम है हम इसकी रिलीफ की बात कर रहे हैं। रिलीफ मिलने के बाद में जो बनेगा वो टोटल इनकम में ऐड होगा, और टोटल इनकम के बाद आप रिलीफ देंगे, फिर आप PA देंगे, और फिर टैक्सेबल इनकम आएगी। यानी इन स्टेजेस का ध्यान रखना, हम कहाँ क्या चीज कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले तो कैपिटल अलाउंसेस माइनस करके ट्रेडिंग लॉस पे आएंगे, यानी ट्रेडिंग लॉस इंक्लूड्स कैपिटल अलाउंस ऑल्सो। ऐसा मत सोचना कि यहीं पे लॉस आ रहा है तो मुझे अब ये कैपिटल अलाउंस नहीं देना। कैपिटल अलाउंस इंक्रीजेस द अमाउंट ऑफ लॉस। कैपिटल अलाउंस देना है, चाहे ट्रेडिंग प्रॉफिट है चाहे लॉस है।
इसका मतलब तुम्हारे कैपिटल अलाउंसेस से तुम्हारा लॉस बढ़ेगा, बढ़ाओ, बढ़ने दो। और ये जो ट्रेडिंग लॉस होगा ये टोटल इनकम कैलकुलेट करते टाइम काम में आएगा। उसमें से आप रिलीफ्स माइनस करेंगे, क्वालिफाइंग इंटरेस्ट पेमेंट वाली, इससे नेट इनकम आएगी, फिर आप पीए देंगे और फिर आप टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आती है ना कि हम कौन से वाले ट्रेडिंग लॉस की बात कर रहे हैं, आफ्टर कैपिटल अलाउंस वाले की। ओके 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 मैम। चलो अब चैप्टर में है क्या। चैप्टर वैसे छोटा है लेकिन इतनी सारी रिलीफ्स कंफ्यूज कर देती हैं इस चैप्टर को। हम यहाँ पे 3 ही चीजें पढ़ने वाले हैं। आपको लॉस ओपनिंग ईयर्स में भी हो सकता है, लगातार चलते वाले सालों में भी हो सकता है, और लास्ट ईयर ऑफ बिजनेस में भी हो सकता है। यानी सोल ट्रेडर्स बेसिस ऑफ असेसमेंट हमने जो पढ़ा था वही तीनों टुकड़े यहाँ पे हैं। ओपनिंग ईयर्स में लॉस अगर हुआ उसकी रिलीफ कैसे मिलेगी, ऑनगोइंग ईयर्स में लॉस हुआ तो उसकी रिलीफ कैसे मिलेगी, और अगर टर्मिनल ईयर्स में यानी जब बिजनेस खत्म हो रहा है उस टाइम लॉस हुआ तो रिलीफ कैसे मिलेगी। ये तीनों हेड्स में हम इस पूरे चैप्टर के कंटेंट्स को पढ़ेंगे। अगेन मैं थोड़ा सा इसमें सीक्वेंस चेंज करूंगी, जो जिस लॉजिक से जाएगा, जिस सीक्वेंस में जाएगा वैसे करेंगे। पहले बात करूंगी ऑनगोइंग ईयर्स की, यानी बिजनेस चलता चला आ रहा है, इट्स नॉट अ न्यू बिजनेस, ऐसे बिजनेस में लॉसेस होने लग गए, उसकी रिलीफ आपको कैसे मिलेगी। सबसे कॉम्प्लिकेटेड आइटम है ये। यहाँ पे ओपनिंग ईयर रूल्स सबसे सिंपल है, ऑनगोइंग ईयर रूल्स सबसे कॉम्प्लिकेटेड है, फिर टर्मिनल लॉस कॉम्प्लिकेटेड है। तो सबसे पहले मैंने सबसे टफ वाला उठाया है कि ऑनगोइंग ईयर्स मतलब बिजनेस नॉर्मली चल रहा है, ऐसे केस में आप कैसे लॉस रिलीव करेंगे। अब मेरी टर्मिनोलॉजी पे ध्यान रखना, मैं एक तो बात ये करूंगी, लॉस रिलीव कैसे करोगे या सेट ऑफ कैसे करोगे। सेट ऑफ क्या होता है, मेरे पास एक बिजनेस से लॉस है, कॉम्पनसेट कॉम्पनसेट कैसे करेंगे, बिल्कुल सही। एक बिजनेस में मेरे पास लॉस है, दूसरे बिजनेस में मेरे पास गेन है, मैं इस गेन से इस लॉस को सेट ऑफ कर सकती हूँ, कॉम्पनसेट कर सकती हूँ, कैंसिल आउट कर सकती हूँ। तो इन वर्ड्स का ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। रिलीव हो चाहे सेट ऑफ हो, मेरा कहने का मतलब है कि आप इस गेन से इस लॉस को एडजस्ट कर सकते हैं क्या, फिर जो भी इनकम बचेगी उस पर टैक्स दे देंगे। हम उस बारे में बात करने जा रहे हैं। तो ऑनगोइंग ईयर्स में अगर आपके लॉसेस होते हैं तो सबसे पहली चीज, आपके पास फर्स्ट चॉइस या ऑप्शन क्या अवेलेबल है, टोटल इनकम से रिलीफ क्लेम कर लेना। वर्ड टू वर्ड मैं बहुत ध्यान से नोट्स बनाती हूँ, उसका मतलब समझना, एक एक वर्ड की टैक्स में बहुत इंपॉर्टेंस होती है। आई एम सेइंग यू हैव एन ऑप्शन। क्या एचएमआरसी ने बोला है कि तुम्हें टोटल इनकम से ही लॉस रिलीव करना है? नो मैम। When I'm saying option, that means it is optional for the taxpayer. वो चाहे तो अपने लॉस को टोटल इनकम से सेट ऑफ कर दे, वो चाहे तो, और ना चाहे तो क्या करे, उसको कैरी फॉरवर्ड कर ले। है कोई टैक्स पेयर वो बोलता है मैं अपनी टोटल इनकम को नहीं छेड़ूंगा, उसको उससे सेट ऑफ नहीं करूंगा, तो ऐसे ऐसे ट्रेडर के लिए क्या ऑप्शन अवेलेबल है, भैया तो इसको आगे ले जा, आगे आने वाले सालों में इसको सेट ऑफ कर लेना। इसको बोलते हैं हम कैरी फॉरवर्ड करना। ये कैरी फॉरवर्ड कब हो सकता है, जब ट्रेडर किसी और इनकम से इसको सेट ऑफ ना करना चाहे तो ऑटोमेटिकली वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा लॉस, यानी इसको चूज करने की जरूरत नहीं है। आपने अगर ये चूज किया तो बहुत बढ़िया, इसको चूज नहीं किया तो ये आपके लिए ऑटोमेटिकली हो जाएगा। यानी कैरी फॉरवर्ड करने के लिए आपको एचएमआरसी को चूज करके बताने की जरूरत नहीं है, एचएमआरसी ऑटोमेटिकली विल गिव यू जस्ट टेल देम आपका लॉस हुआ कितना है। अब इस लॉस को आपने कुछ नहीं बताया तो एचएमआरसी अपने आप इसको नेक्स्ट ईयर पे ले जाएगी, नेक्स्ट ईयर अगर कोई भी इनकम हुई उससे सेट ऑफ कर देगी। आगे कितने टाइम तक ले जा सकते हैं, जितनी तुम्हारी मर्जी हो, इनडेफिनेट पीरियड तक। बस ध्यान ये रखना है कि आपको फ्यूचर में होने वाले ट्रेडिंग प्रॉफिट से ही सेट ऑफ करना है, फ्यूचर में टोटल इनकम से नहीं कर सकते। ओ बातों बातों में पता चला
क्या टोटल इनकम और ट्रेडिंग प्रॉफिट्स में कोई डिफरेंस होता है? एक ही तो बात होती है। No, ma'am. Total income में you have all the I mean employment income and corporate income, Savings income, everything. ma'am. Trading profits are only trading income. टोटल इनकम कौन सी इनकम होती है? रिलीफ से पहले और- वाली। NSI plus Yeah. उसमें एम्प्लॉयमेंट इनकम भी है, प्रॉपर्टी इनकम भी है, पेंशन इनकम भी है। लेकिन जब ये आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो ना, तो इसको सिर्फ ट्रेडिंग प्रॉफिट से ही एडजस्ट करना है, यानी बाकी इनकम्स फिर यूज नहीं हो पाएंगी। समझे? तो एक एक चीज का इसमें डिफरेंस ध्यान रखना। वर्ड टू वर्ड मैंने इतने ध्यान से इसलिए बनाए हैं, एक वर्ड ही एक्सप्लेन कर देगा। दिस इज नॉट फ्यूचर टोटल प्रॉफिट्स और टोटल इनकम, दिस इज फ्यूचर ट्रेडिंग प्रॉफिट्स। तो यहां तक सुनो क्या हुआ। अगर चलता हुआ बिजनेस है, उसमें लॉस हो गया, आपके पास चॉइस है कि टोटल इनकम से उस लॉस को सेट ऑफ कर लो। अब अगर आप ये चूज नहीं करते तो ऑटोमेटिकली एचएमआरसी आपके लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर देगा। कैरी फॉरवर्ड करके फ्यूचर वाले ईयर्स में इंडेफिनेटली आप सेट ऑफ कर सकते हैं, बट सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग प्रॉफिट से। यानी कि ट्रेडिंग लॉस कैरी फॉरवर्ड होने के बाद में किसी और इनकम से सेट ऑफ नहीं हो पाएगा, फिर वो ट्रेडिंग इनकम से ही सेट ऑफ होगा। ठीक है? एम आई क्लियर विद दीज टू थिंग्स? Yes, ma'am. चलो, अब क्या हुआ, मैंने चूज किया कि चलो मैं टोटल इनकम से एडजस्ट करती हूँ, इसको सेट ऑफ करती हूँ, लेकिन पूरा लॉस सेट ऑफ नहीं हो पाया। तो अगर जो बचा हुआ रह गया उसको क्या करेंगे? कैरी फॉरवर्ड कर लो, ऑटोमेटिकली कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। मतलब कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेट्स सपोज मेरा लॉस हुआ 80,000 पाउंड्स का, मेरे पास टोटल इनकम थी 50,000 पाउंड्स की। 80,000 पाउंड्स में से 50,000 तो मैंने टोटल इनकम से एडजस्ट कर दिया, लेकिन 30,000 पाउंड तो अभी भी नेगेटिव मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में खड़ा दिख रहा है। इस लॉस का क्या करूं? इस साल की तो इनकम भी खत्म हो गई, कैरी फॉरवर्ड कर लो, आगे ले जाओ इनडेफिनेट पीरियड तक। फ्यूचर में कभी भी ट्रेडिंग प्रॉफिट्स हो उससे सेट ऑफ कर लेना। यहां तक बात समझ आती है? बताओ। Yes, ma'am. Ma'am, हम्म, one thing I need to बोलो ask. बोलो बोलो। अगर 80,000 है ना मैम, can we do it like just 40,000 and this and take the remaining 40,000 पूरा का to the पूरा next अभी हो year? जाएगा। सो व्हाट विल हैपन इज, लेट्स सपोज 40,000 का लॉस अभी है और टोटल इनकम है 50,000 पाउंड्स। ये पूरा सेट ऑफ हो गया, बल्कि कुछ टोटल इनकम भी बच गई। अब इसमें से पीए माइनस करो, टैक्स पे कर दो। No, no. My point is, can we आधा कर सकते क्या? Half in this year and half to the next कर following सकते, years. आएंगे उस पर, डिटेल्ड रूल्स में आएंगे, अभी आते Okay. हैं आते हैं आते हैं। ठीक है, चलो। अच्छा, टोटल इनकम के अलावा कोई चारा है क्या? कोई और ऑप्शन है। टोटल इनकम पहले यूज करने की मैंने कोशिश करी, फिर भी लॉस सेट ऑफ नहीं हुआ। या तो मैं कैरी फॉरवर्ड कर लूं, या फिर कुछ और कर सकते हैं, कर सकते हैं। आप चार्जेबल गेन से भी यूज कर सकते हैं। यानी रूट का ध्यान रखना, मेरी सड़क कैसी चल रही है, पहले मुझे यहां आना है, अगर यहां से कुछ लॉस बच जाए तो ही यहां जाना है। कृपया करके बीच में नई सड़क ना बनाएं। गॉट इट? डू नॉट क्रिएट अ ब्रिज। इसका मतलब यह है, जब तक टोटल इनकम आप यूज ना कर लें सेट ऑफ करने के लिए, तब तक चार्जेबल गेन्स यूज नहीं हो सकते। पहले टोटल इनकम के दरवाजे पे जाओ, वो कम पड़ जाए तो चार्जेबल गेन पे आओ, वरना नहीं। गॉट इट? मैम वापस सुना। वापस सुनो, आपने पहले टोटल इनकम यूज की, फिर भी लॉस रह गया, तो या तो इस लॉस को मैं कैरी फॉरवर्ड कर लूं, या फिर मैं चार्जेबल गेन से एडजस्ट कर लूं। तो ध्यान रखने की बात यह है, चार्जेबल गेन से लॉस तभी सेट ऑफ हो सकता है जब पहले टोटल इनकम से आपने सेट ऑफ करने की कोशिश कर ली हो। डायरेक्ट नहीं हो सकता। दिस इज नॉट अ डायरेक्ट रिलीफ। यू हैव टू फर्स्ट यूज योर टोटल इनकम। If that is insufficient, then only you can use the chargeable gains to set off your loss. अब बात समझ आई? बोलो बोलो बोलो। Yes, ma'am. एग्जाम्पल लेते हैं, चलो। 80,000 लॉस, टोटल इनकम 50,000। कितना अनरिलीव्ड लॉस रह गया इस स्टेज पे? 30. Now I have two options for this loss.
पहला ऑप्शन क्या हो गया, कैरी फॉरवर्ड। दूसरा ऑप्शन चार्जेबल गेन से एडजस्ट करना। कितना एडजस्ट करूं चार्जेबल गेन से? 30,000। लेट सपोज चार्जेबल गेन हुआ है 20,000 का, मेरा लॉस तो 30 है। अभी भी अगर मैंने इससे भी सेटल कर लिया, यानी इसको भी पूरा यूज कर लिया, तो लॉस कितना रह जाता है? 10,000 इसका क्या करूं अब? carry forward indefinitely. बस अब कुछ नहीं बचा, खत्म हो गया तुम्हारा, ठन ठन गोपाल हो गए तुम। टोटल इनकम भी पूरी यूज कर डाली, चार्जेबल गेन भी यूज कर डाला, अभी भी अगर कुछ बचा हुआ है उसको कैरी फॉरवर्ड कर लो। नाउ यू हैव नथिंग। खा गए अब तुम सब कुछ, ये ट्रेड खा गया तुम्हारा सब कुछ। ठीक है, But the taxpayer can still have the option ना कि that if total income से पूरा नहीं हो रहा set off, आते so he आते can वो डिटेल्ड directly रूल्स carry. में आएंगे, डिटेल्ड रूल्स में आएंगे। रुको 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 रुको, Okay. अभी एबीसीडी से चलेंगे, XYZ पे नहीं जाएंगे। ठीक है, ये क्लियर हुई सिचुएशन? Yes, ma'am. सिंपल सिचुएशन। ठीक है, चलो इसके आगे अब डिटेल्ड रूल्स की तरफ चलते हैं कि इसमें और कुछ इफ्स एंड बट्स हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। नंबर 1, मैं कौन सी टोटल इनकम यूज करूं? यहां पे रिलीफ तगड़ी है। आप दो टोटल इनकम्स यूज कर सकते हैं, एक तो जिस टैक्स ईयर में लॉस हुआ और एक उससे पहले वाला टैक्स ईयर। जस्ट इमेजिन, जिस टैक्स ईयर में लॉस हुआ उसकी टोटल इनकम से आप सेट ऑफ कर सकते हो, ये तो कर ही सकते हो। इससे पीछे वाले टैक्स ईयर की टोटल इनकम से भी सेट ऑफ कर सकते हो। वाओ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या मैं ऐसा करूं कि आधा इधर कर लूं आधा उधर कर लूं? आप कर तो सकते हो, लेकिन HMRC मना कर देगा, हम अलाउ नहीं करते। इट इज नॉट अलाउड। तो इसका हमेशा ध्यान रखना। आपके खुद के ट्रेडिंग लॉस को अगर आप किसी और हेड से सेट ऑफ करने की कोशिश करेंगे तो HMRC इतना आसानी से करने नहीं देगा। वो बोलेगा तुम्हारे पास जितनी भी टोटल इनकम है ना, पूरी से सेट ऑफ करो, वरना तुम क्या करोगे? तुम PA के बराबर अमाउंट बचा के रख लोगे, बाकी बचा हुआ सेट ऑफ कर लोगे। तो HMRC बोलेगा अच्छा शानपट मेरे साथ, जितनी टोटल इनकम है ना पूरा करो, उसके बाद में तुम्हारा PA वैसे भी यूज नहीं होगा, वेस्ट हो जाएगा। हो जान दो, मेरे को क्या मतलब, कर लो तुम, आगे ले जाओ, आगे इनफाइनाइटली आगे ले जाओ, ज्यादा ही तकलीफ है तो। गॉट इट? सो विद दिस हेड यू कैन नॉट क्लेम इट पार्शियली कि मैं थोड़ा सा टोटल इनकम से कर लूं और बाकी बचा हुआ मैं सारा का सारा कैरी फॉरवर्ड कर लूं। ऐसा नहीं होता, पूरा ले जाना पड़ेगा। और टोटल इनकम करंट टैक्स ईयर की जिसमें लॉस हुआ है और उससे पिछले वाले की टोटल इनकम, दोनों आप यूज कर सकते हैं। ये पॉइंट समझ में आता है ना? मैं इसका केस देती हूँ चलो तुम्हें। लेट्स सपोज लॉस हुआ है 1920 में and taxpayer wants to use total income to set off this loss. ये टोटल इनकम कौन से सालों की यूज कर सकता है टू सेट ऑफ दिस लॉस 1920? 1819 as well. लॉस वाला टैक्स ईयर यानी कि 1920 तो कर ही सकता है, और इससे पुराना साल, पिछला साल कौन सा है? 1819 यानी 1819 की टोटल इनकम और 1920 की टोटल इनकम ये यूज कर सकता है टू सेट ऑफ द ट्रेडिंग लॉस ऑफ 1920। समझे? Ma'am, वर्ड but we've टू वर्ड already, सीधा डालना। ma'am, but if we already paid tax on 1819, no, so वापस how can we? मिल एडजस्टमेंट हो जाती है, आइदर इट कम्स एज अ रिफंड और यू एडजस्ट इट थ्रू करंट ईयर्स इनकम। अच्छा, okay. मतलब पीछे वाले साल में तब जाएगा जब ये इनकम कम पड़ेगी, तो अगर पीछे वाले साल में आप पहुंच भी गए ना, रिफंड बन के आ जाता है वो। ठीक है, Done, understood. अच्छा अब जब इस तरह के रूल्स कुछ टोटल इनकम पे हैं तो बाकियों पे भी होंगे हैं। कैरी फॉरवर्ड के ऊपर क्या रूल्स हैं? ये कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये दो सिंपल सी बातें बोलता है। जिस भी पहले साल में ट्रेडिंग प्रॉफिट हुआ, सेट ऑफ कर दो अपने पुराने लॉस को। वेट मत करते रहो कि मैं इस साल सेट ऑफ नहीं करूंगा, अगले साल करूंगा। अच्छा जी नहीं, और यहाँ पे भी आप पार्शियल नहीं करेंगे कि थोड़ा सा कर देता हूं बाकी आगे ले जाऊंगा। नो, आप पूरा का पूरा जितना हो सकता है उतना लॉस सेट ऑफ करेंगे।
जिस भी पहले साल में प्रॉफिट हुआ उसी साल से लॉस एडजस्ट होगा। मतलब क्या इस बात का? सुनो, आपको लॉस होता है 1920 में, फिर 2021 में भी लॉस है, फिर प्रॉफिट होता है 21-22 में, और आगे भी प्रॉफिट हो रहा है। टैक्स पेयर इस लॉस को कब सेट ऑफ करेगा? 21, 21, 22. 22. क्या उसके पास चॉइस है कि इसको छोड़ देता हूं, इसमें No. कर देता हूं? No. सुनो, इससे कैसे मैल प्रैक्टिसेस अवॉइड की जाती हैं। वो ये सोच सकता है कि मेरा यहाँ का प्रॉफिट 12,000 ही है, ये तो पीए में 0 हो जाएगी इनकम, क्यों सेट ऑफ करने में वेस्ट करूं? समझ रहे हो? ही कैन थिंक कि मेरे पास बाकी कोई इनकम तो है नहीं, जो ट्रेडिंग प्रॉफिट है वो 12,000 आ रहा है, पीए में सेट ऑफ कर लूंगा इसको। तो एचएमआरसी ने क्लैरिफाई कर दिया, तुम्हारी इनकम कुछ भी आ रही हो, अगर ट्रेडिंग प्रॉफिट जिस भी पहले साल में आ गया उसी साल में तुम अपने लॉस को रिलीव करोगे, और वो भी तुम अपनी इच्छा से नहीं करोगे कि 12,000 में से 8 ही कर लेता हूं, बाकी को ना आगे कैरी फॉरवर्ड कर लूंगा। जितना पॉसिबल आप लॉस सेट ऑफ कर सकते हैं करिए। समझ गए? दोनों चीजों में ये बात तय हो गई, मैक्सिमम पॉसिबल ma'am. अमाउंट सेट ऑफ करना है। ठीक है? ये चीजें पहले काफी ट्राई एंड टेस्ट की गई, लेकिन लोगों ने जब इस पे टैक्स इवेजन चालू कर दिया, नॉट टैक्स अवॉइडेंस, तो डिपार्टमेंट ने केस लॉस के थ्रू इस पे क्लैरिटी डाली, नो पार्शियल क्लेम। ठीक है? Ma'am, but the thing you told that would be tax avoidance, right? It would be tax evasion. So it led to tax 12,000. evasion because these things were not clear and it was an intention to avoid tax or to save tax. एक इंटेंशन होता है ना कि आप लॉ के लूप होल्स को टैक्स चोरी के काम लगाएं, जबकि टैक्स बचाने के काम लगाएं, दैट इज समथिंग एल्स। तो वो लूप होल्स आपको दिए ही इसलिए जाते हैं, लेकिन इस टाइम लूप होल्स ये इसलिए नहीं दिए गए थे कि आप टैक्स बचाने लग जाओ। ये लोगों ने दिमाग लगाया, अच्छा ऐसा, जैसे जीएसटी इंटेंट क्या था? ताकि हम डिजिटली हर पेमेंट करें। 18% जीएसटी, लोगों ने क्या तोड़ निकाला? बिल ही मत लो, बात ही खत्म, कैश में पैसा कलेक्ट करो। तो डिपार्टमेंट ने ये लूप होल छोड़ा था? ये लूप होल नहीं था, ये लोगों ने टैक्स इवेजन करना चालू कर दिया। मतलब टैक्स की छोटी छोटी जो अनक्लैरिटी है उसको यूज करना, और वो भी डेलिबरेटली यूज करना खूब सारा टैक्स बचाने के लिए, दैट कम्स अंडर टैक्स इवेजन। बिना बिल के लेने लग जाओगे तो टैक्स इवेजन ही है। ठीक है? गॉट इट? Yes, ma'am. चलो, अच्छा मैम अब इन एक दो, क्वेश्चन, अगर हाँ, बोलो। टोटल इनकम हमारी फिनिश हो जाती है तो हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे या फिर पहले चार्जेबल गेन्स की तरफ जाएंगे अगर हमारे पास चार्जेबल गेन्स नहीं है? चॉइस है आपकी। ओके, ध्यान से एक एक वर्ड ये रीड करो एकता। हाँ मैंने चार्जेबल गेन किया। के लिए क्या है? हाँ, if any loss still remains then trader can choose. Okay, तो मतलब if total income gets exhausted, he can carry forward, but in case he doesn't want to carry forward, he can still choose and get a relief against chargeable gains. दिस इज द कीवर्ड। Choose, yeah. Perfect. ऑटोमेटिकली कैरी फॉरवर्ड तो हो ही जाएगा, लेकिन अगर उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना और चार्जेबल गेन उस साल है तो चूज कर लो। ठीक है? One more thing, ma'am. ठीक है मैम। आप आपने बीच में बोला था like in total income that point, either we can set off from the current year's total income or the previous year. ठीक है, so is it mandatory to exhaust the previous income as well, या otherwise वो carry forward कर सकता है डायरेक्ट टोटल इनकम के नहीं, बाद? आप हमेशा बिजनेस ना प्रीवियस ईयर से करने की कोशिश करता है। क्यों? इसको ध्यान से सोचो, बी ए टैक्स कंसल्टेंट, ये प्रीवियस ईयर है, ये करंट ईयर है। अगर डिपार्टमेंट बोल रहा है दोनों को यूज कर सकते हो, मैं प्रीवियस ईयर इस बार खत्म कर देती हूँ ताकि नेक्स्ट ईयर अगर कोई लॉस हुआ तो मैं तो करंट okay, ईयर से उसको सेट ऑफ कर पाऊंगी। ठीक है? okay, गॉट इट? पर इसमें क्योंकि लॉ ने क्लैरिटी नहीं दी है, इस पे भी बहुत केसेस चल रहे हैं कि पहले हमें प्रीवियस ईयर यूज करना है कि करंट ईयर यूज करना है।
वैसे डिपार्टमेंट टैक्स की चोरी रोकने के लिए बोलेगा कि पहले करंट ईयर यूज करो फिर पीछे वाले साल पे जाना। तो इन चीजों में जो भी नोट्स में लिखा हुआ है वो सब केसेस के थ्रू आया है, ठीक है। ओके, एंड अगर करंट ईयर यूज कर लिया उसने, सो उसके बाद वो डायरेक्ट कैरी फॉरवर्ड कर सकता है या फिर प्रीवियस ईयर यूज करना कर मैंडेटरी है? सकता है, कैरी फॉरवर्ड कर सकता है, ओके ओके। दैट इज अवेलेबल टू हिम, ठीक है। चलो, चार्जेबल गेन, ये ऑप्शनल रिलीफ है। कैसे? यू विल चूज टू ऑप्ट फॉर चार्जेबल गेन। ये ऑटोमेटिक नहीं है, ऑटोमेटिक रिलीफ सिर्फ एक ही है, कैरी फॉरवर्ड रिलीफ। चार्जेबल गेन आपको ऑप्ट करनी पड़ती है कि आप चाहते हो इससे सेट ऑफ करना है या नहीं चाहते हो। अब चार्जेबल गेन में भी रूल सेम ही है, इस साल का चार्जेबल गेन हो या इससे पिछले वाला, आप दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हो। और तीसरी चीज, आप पार्शियल इसमें भी नहीं करोगे। तो पार्शियल तो ना यहाँ अलाउड है, ना यहाँ अलाउड है, ना यहाँ अलाउड है। यहाँ दोनों केसेस में करंट ईयर का अमाउंट ले सकते हो या पिछले साल का ले सकते हो, ठीक है। क्लियर? सेम सेम है ये। तो ये फ्लो चार्ट में दिख रहा है, जो रेड वाली अभी ये चीज आई है। आप चार्जेबल गेन पे तभी पहुंचोगे लॉस सेट ऑफ करने के लिए जब पहले आपने टोटल इनकम यूज कर ली हो, यानी टोटल इनकम कम पड़ जाएगी तो ही आप चार्जेबल गेन पे आओगे, डायरेक्ट रोड नहीं बनाओगे। गॉट इट? ध्यान रखोगे इस बात को, Yes, ma'am. ठीक है। चलो, अच्छा, अब एक चीज ना, आई वॉज क्वाइट डाइसी कि मैं इसको इंक्लूड करूं कि नहीं करूं। ये थोड़ा सा चार्जेबल गेन से रिलेटेड है। ये रिलीफ किस लेवल पे देनी होती है, इसको समझने की कोशिश करना। नहीं पूरा समझ में आए तो जब चार्जेबल गेन करोगे तब समझ में आ जाएगी। चार्जेबल गेन कैलकुलेट करने का एक तरीका, एक फॉर्मेट होता है। हम जो लॉस सेट ऑफ कर रहे हैं, ये उस फॉर्मेट में किस पॉइंट पे आता है, ये उस पॉइंट के लिए एक फॉर्मेट है। आप चार्जेबल गेन पूरे साल का निकालते हैं, उसी साल में अगर कोई कैपिटल लॉसेस हुए हैं, यानी एक जमीन बेची उस पर फायदा हुआ, एक जमीन बेची उस पर लॉस हुआ, पहले तो इसको सेट ऑफ करो क्योंकि दोनों करंट ईयर के हैं। इससे आएगा आपका नेट चार्जेबल गेन फॉर द करंट ईयर। अब ये जो आएगा, इसमें से आप ट्रेडिंग लॉस रिलीफ पहले देते हैं और उसके बाद में एईए देते हैं, एनुअल एग्जेम्प्ट अमाउंट। ये चार्जेबल गेन कैलकुलेशन में हमेशा मिलता है 12300 स्टैंडर्ड सबको, जैसे पीए सबको मिलता है ऐसे ही एईए सबको मिलता है 12300, ठीक है। ये एईए माइनस होने से पहले आप ट्रेडिंग लॉस रिलीफ देते हैं, उसके बाद में जो आएगा वो आपका चार्जेबल गेन होता है। गॉट इट? गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट, बोलो। Yes, ma'am. पर ये अभी इतना काम नहीं आएगा, लेट्स सी। पहले सिंपल एक क्वेश्चन करते हैं, इसको देखते हैं कि करना कैसे है। इलस्ट्रेशन 1 पे आ जाओ। एडवर्ड हैज हैड द फॉलोइंग रीसेंट टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग रिजल्ट्स। आपके पास 31 दिसंबर 2020 में लॉस है, 21 में प्रॉफिट हो गया, 22 में प्रॉफिट हो गया। Assuming that Edward wishes to carry the losses forward, calculate the taxable trading profits for the year 2021, 22, 23 inclusive. सबसे पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है लॉस किस ईयर का है। ईयर, टैक्स ईयर ऑफ लॉस क्या है? 2021। 2020. ठीक है, मेरे पास एक रिलीफ थी कि टोटल इनकम से सेट ऑफ कर लेती, इन्होंने चूज ही नहीं करी। एडवर्ड विशेस टू कैरी द लॉस फॉरवर्ड, मतलब क्या है इसका? Carry forward Option वाला. 2. कैरी फॉरवर्ड वाला Carry प्रोसीजर forward. बताया है। उसने टोटल इनकम की बात ही नहीं करी। चलो, तो अपन भी क्यों फंसे। तो इसमें टेबुलर फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन करना होगा 2021 ये तीनों टैक्स ईयर मैंने लिख लिए, इसकी लगा लेते हैं ट्रेडिंग इनकम। ट्रेडिंग इनकम को नेगेटिव मत करना, वी टेक इट एज 0 इफ इन केस इट इज लॉस, ठीक है। नेगेटिव नहीं लिखना वरना वो दूसरी टोटल इनकम से सेट ऑफ हो जाएगी। ट्रेडिंग इनकम विल बी 0 इस साल की, ठीक है। करेक्ट यहां तक? Yes, ma'am.
कर सकती हूँ मैं? इसके लिए मुझे Yes, ma'am. बनाना होगा लॉस मेमोरेंडम। इसी नाम से आप इसकी एक वर्किंग नोट बनाएंगे, लॉस मेमोरेंडम के नाम से। इसमें हम क्या लिखेंगे? टोटल लॉस 5000 का था, माइनस रिलीव्ड इन 21 22। कितना रिलीव किया हमने? 3000. बचा कितना? 2000. बस ये एक हिसाब किताब बताता है कि हमारे पास ये पूरा लॉस रिलीव हो गया क्या। तो कोई लॉस बचा अनरिलीव्ड? नहीं बचा। यानी हम 21 22 में 3000 का रिलीव कर चुके, सेट ऑफ कर चुके, और 22 23 में 2000 का सेट ऑफ कर चुके। अब इनके पास नेट ट्रेडिंग इनकम कितनी बचेगी? 8000. इस साल की ट्रेडिंग इनकम 0, इसकी भी 0 और इसकी 8000। बताओ, बात समझ आई? Yes, ma'am. Yes, ma'am. और 8000 पे ये बाकी इनकम कुछ भी है तो जोड़ जाड़ लेगा, फिर पीए ले लेगा और फिर उसके बाद में टैक्स पे कर देगा। ठीक है, समझ गए? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ जी, किसी को कोई क्वेश्चन? भाई मेरा गला बोल गया आज तुम्हारे क्विज की वजह से। चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। चलो आ जाओ। अब इसका तो सॉल्यूशन सामने दिख रहा है। चलो तुम मुझे रीजन बताना। अब्बास की रीसेंट टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग रिजल्ट्स आपको दिए हुए हैं 21 22 23 के। द फर्स्ट थिंग एवरी टाइम व्हिच यू हैव टू डू इज मार्क देयर टैक्स ईयर्स। इक्कीस 2021 22 होगा ना? 2021 होगा यार। नहीं मैम, 21 22। 21 22. चलो अब तुम लोग इतना गिड़गिड़ा रहे हो तो 22 23. explain how Abbas can utilize the loss arising in 31st December 22, assuming he claims to set off it against his total income. बताओ भाई। Ma'am, any two previous year, ma'am, in this case, total income method. Previous year 10,000 का profit है ना? Can you set off against that? Yes, absolutely. पर सबसे पहले ये तो ट्रेडिंग लॉस है, वो सबसे पहले तो अगर कोई टोटल इनकम हुई है करंट ईयर की उससे भी कर सकता है और पिछले साल से भी कर सकता है। लेकिन डिपार्टमेंट खुशी खुशी एक्सेप्ट क्या करेगा? भैया पहले इस साल को यूज कर लो, फिर बाद वाले को करना। ठीक है, इसमें जो भी एग्जामिनर हमारा इसमें टेक ले लेगा हम वही ले लेंगे। मेरा फायदा इसमें है कि मैं प्रीवियस ईयर को पहले लूं, लेकिन डिपार्टमेंट कई बार उसको एक्सेप्ट नहीं करता। वो बोलता है नहीं करंट ईयर पहले लो। तो ठीक है, लॉ क्लियर नहीं है तो लॉ ये भी तो क्लियर नहीं है ना कि पिछला पहले लेना है कि करंट पहले लेना है। पर चलो कोई नहीं, वो पता चल जाएगा हमें क्वेश्चन देख के। ये समझ आया? करंट ईयर का टोटल प्रॉफिट और पिछले साल का टोटल प्रॉफिट, बस ये लेना है। ओके, तो एग्जामिनर नंबर किस में देगा? हाँ, एग्जामिनर नंबर किस आंसर में देगा? अभी अपन जब करेंगे तब तुम्हें बताऊंगी, क्योंकि क्वेश्चंस में इस चीज पे बड़ी क्लैरिटी होती है। ये तो मैम दिक्कत ये एग्जाम में पीछे आती का नहीं है। आंसर क्या है? पीछे का आंसर क्या है? Simply you have to use the total income of tax year 22 23 and 21 22। ठीक है, करंट ईयर 22 23 और प्रीवियस ईयर 21 22। आंसर यही है। टोटल इनकम है नहीं ना अपने पास, उन्होंने बस ये समझाने की कोशिश करी है कि कौन से सालों से आप टोटल इनकम यूज कर सकते हो। एग्जामिनर क्या यूज करेगा वो हमारे लिए बड़ी क्लैरिटी लेके आएगा। ये दिक्कतें वहां आती हैं जहां ऐसा क्वेश्चन हो, वैसा क्वेश्चन एसीसी में आता नहीं है। तो वो बड़ी 6000 ही क्लियरली तो है सेटिंग मैम, बताते हैं। 6000 ही है, या तो 21 में पूरा यूज कर लो 6, या फिर 23 वाला 12,000।
नहीं, पर इसने बोल दिया, 23 में we can't use for total income, no? बोल दिया उसने. Total income it can't be used against 23, no, ma'am? Yes, carry forward. Once the loss is carried forward, it can be set off only against Trading income. trading profit. Trading. तो ये क्वेश्चन बदल जाता ट्रेडिंग प्रॉफिट की तरफ. ये तो ट्रेडिंग प्रॉफिट है, आप कर सकते थे 12,000 से सेटिस्फाई, पर क्वेश्चन ने बोला है कि टोटल इनकम से करो. तो टोटल इनकम करंट ईयर की पता नहीं है कितनी है, लेकिन प्रीवियस ईयर की वो तो पक्का 10,000 से ज्यादा होगी, क्योंकि टोटल इनकम में ये प्रॉफिट जुड़ा होगा ना. बाकी कोई हेड ऑफ इनकम नेगेटिव इनकम नहीं लेके आता. यही है एक बीमारी. ठीक है मैम. एम्प्लॉयमेंट इनकम जस्ट इमेजिन नेगेटिव, यानी कंपनी ने तुमसे पैसे ले लिए. चलो इलस्ट्रेशन 3, ये बहुत अच्छा है. रोज, इसके ट्रेडिंग रिजल्ट्स आपको दिए हुए हैं. ब्ला 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 ब्ला, वाह 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 वाह, लॉस देखो, मजा आएगा इसमें. रोज की अदर इनकम each year is 12,000 pounds. Show Rose net income for all tax years affected, assuming no claim is made. This is ACCA. ये आपको गफलत में छोड़ेंगे ही नहीं, ये स्ट्रेट बताएंगे कि करना क्या है. तो चलो अपन करते हैं. पहले टैक्स ईयर अज्यूम करो. अज्यूम क्या, असेस करो. दिस इज विच टैक्स ईयर? 2020-21. 2021. Then we will 21, go with the flow. चौबीस तक पहुंचा दिया इन्होंने. चलो इसका सॉल्यूशन फिर से टैबुलर फॉर्म में करेंगे. चलो ठीक है, सबसे पहला काम तो ट्रेडिंग इनकम नोट कर लें. मैम वहाँ 0 करना है ना, जहाँ लॉस ऐड करना है. यस मैम, वरना सेट ऑफ हो जाएगा. शाबाश शाबाश मुन्ना, कालीन भैया खुश हुए. मैम फिल्मी हो आप. गले ने ना बिल्ली बना रखा है. चलो लॉस मेमोरेंडम है ना, अब इसमें देखते जाएंगे कि किस किस साल से हम इसको सेट ऑफ कर रहे हैं. चलो जी, क्वेश्चन ने क्या बोला? नो क्लेम इज मेड अगेंस्ट टोटल इनकम फॉर द ट्रेडिंग लॉस. यू कैन नॉट सेट ऑफ फ्रॉम अदर इनकम. टोटल इनकम से सेट ऑफ नहीं करना. मैं एक बार टोटल इनकम लिख तो लूं इसकी, अदर इनकम कितनी है हर साल? 12,000. 12,000 each year. Yes, ma'am. 12 12 12 12. तो यार जो ईयर ऑफ लॉस है ना, उसमें टोटल इनकम आ रही है 12,000 की. पिछले साल 30,000 की थी, वो नहीं ले रहा, लेकिन कह रहा है मुझे नहीं लेना टोटल इनकम से. तो ऑप्शन क्या बचता है फिर? Carry forward. कैरी फॉरवर्ड ही करना पड़ेगा. तो करो कैरी फॉरवर्ड. कैरी फॉरवर्ड करके 25,000 से एडजस्ट कर देंगे, है ना? No, 13,000 on the trading income. 13,000. 13,000 से. तो आप यहाँ पे एक छोटी सी लाइन बनाएंगे और लिखेंगे लॉस रिलीफ. ब्रैकेट में लिख सकते हो कैरी फॉरवर्ड. यानी हम सिर्फ 13,000 से ही लॉस सेट ऑफ कर सकते हैं. ये 12,000 कैन नॉट बी यूज्ड. वंस द लॉस इज कैरीड फॉरवर्ड, इट कैन बी सेट ऑफ ओनली फ्रॉम द ट्रेडिंग प्रॉफिट्स. ठीक है, और यहाँ पे 15 यूज कर सकते हैं. हो सकता है 15 की जरूरत नहीं पड़े. लॉस मेमोरेंडम देख लो, पहला यूज किया, बच आगे रहा भी है कैरी loss फॉरवर्ड जाएगा ये, या बच रहा है, काफी बच Can रहा है. be. ये लॉस मेमोरेंडम हमेशा बना के दिखाना, इवन इफ इट इज वेरी ऑब्वियस, बिकॉज द एग्जामिनर वांट्स टू नो कि आप ये ऑब्वियस समझते हो कि यूं ही. कितना आ रहा है? 15,200. -28. 1 second. 15,200.
15,200. 15,200. 15,200. This is loss to be carried forward to next period. Loss carried forward. ठीक है, क्वेश्चन ने पूछा क्या था? नेट इनकम निकालनी है हर साल की, तो चलो भाई नेट इनकम निकाल लो। नेट इनकम कौन सी होती है? रिलीफ से पहले वाली, नहीं पीए नहीं, से पहले वाली, आफ्टर पीए। रिलीफ के बाद वाली। पीए से पहले वाली। तो नेट इनकम या टोटल इनकम एक ही बात हो गई। नेट इनकम 30 इसकी हो गई, 12 12 12। समझ गए? समझ गए? यस मैम। ठीक है। पार्ट बी, अगेन वेरी क्लियर स्टेटमेंट। नाउ रोज claims against the total income. It is the total income वाला claim is made to obtain relief as early as possible. जल्द से जल्द total income use करते हुए she wants to set off the loss. Correct? उड़ा दूं एक बार यहाँ पे, एक बार किसको उड़ाऊं? इसको उड़ाते हैं चलो। और अरे टोटल इनकम, अदर इनकम तो ठीक थी यार, चलो कोई नहीं। मैं अदर इनकम तो ले रही हूँ एक बार। Ma'am, in this case, for 21-22, the total income will be negative 43,200, right? Or will it be zero only? We write always zero. अदरवाइज But यहाँ here नेगेटिव the- लिखोगे ना, वो ऑटोमेटिकली अदर इनकम से सेट ऑफ हो जाएगी। नेवर डू दैट। ठीक है, whenever For- it's a for case sec- of loss, always write it as zero. अच्छा, okay. Even if you are using total income. आएंगे आएंगे उस पे आएंगे, तब भी हाँ, तब भी यस। सो Okay, ma'am. फर्स्ट इंस्टेंस ट्रेडिंग इनकम शुड बी जीरो। हम जब लॉस रिलीफ डालेंगे तो कुछ अमाउंट डालेंगे, नेवर नेगेटिव। ठीक है। Okay, ma'am. Okay, ma'am. अब किस में से दे रहे हो आप रिलीफ? 12,000 from current year, 12,000 from previous year, then after carry forward. नो नो, आई मीन टोटल इनकम से दे रहे हो। तो ये जो Yes. लॉस Yes, रिलीफ ma'am. मैंने ग्रीन ग्रीन लिखा है, ये मुझे नीचे नहीं ले आना चाहिए? दोनों जगह यूज करेंगे ना, आई थिंक। हाँ मैम, नीचे आना चाहिए। बस नीचे ले आऊं मैं इसको? ठीक है, जस्ट No, फॉर we only रिप्रेजेंटेशन can do it पर्पसेस। from trading income, right? We can adjust it हाँ। only against trading income. बिल्कुल, जब पहले यहाँ लगाया हुआ था ना, दैट वाज ओनली ट्रेडिंग इनकम बीइंग यूज्ड फॉर द लॉस। अब तो हम टोटल इनकम यूज कर रहे हैं, तो नीचे लिखना लेस। But can you carry forward it to total income? नो 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 नो, carried forward loss can never be set off against total income. Yeah, so it will only come for trading income, yeah? But we are using the total income here na, But that can only be used for the current year, right? previous year also. Okay. You got disconnected क्या? नहीं, चार्जेबल गेन एंड टोटल इनकम आप करंट ईयर और प्रीवियस ईयर दोनों की यूज कर सकते हो। ठीक है, गॉट इट? इवन द Yes, ma'am. प्रीवियस ईयर लॉस से पिछला वाला साल भी यूज हो सकता है। ठीक है, चलो अब ये बता दो जरा, टोटल इनकम का पहले तो यहाँ टोटल लगा लेते हैं। व्हाट इज द टोटल इनकम इन ईच केस? हियर इट इज 30, 30, 12, 12, 25, 27. 27. यहाँ पे टोटल करने का कोई मतलब नहीं था, पर चलो देखते हैं आगे। ओके, बताओ करंट ईयर पे पहले कर दूं? एचएमआरसी लड़ने आए उससे पहले कर दो ना। Yes, ma'am. 12,000. ठीक है, कर दो। चलो पहले यही कर देते हैं, खामा खामा लड़ाई होगी। पिछले साल की टोटल इनकम से यूज कर सकते हैं। Yes, ma'am. Only 30,000. 30,000. नाउ लेट्स मेक द मेमोरेंडम। How much is still left? 1200. 12,200. इतना सारा बच रहा है? नहीं 1200, नहीं यार, 1200.
अच्छा 1200 बच 1200 रहा है, मैंने कहा 1200 5000 नहीं 1000 1200 ठीक है ठीक है ठीक है, तो 1200 को भी यहाँ से कर देते हैं, क्या दिक्कत है यार? नहीं ट्रेडिंग इनकम से करना पड़ता है क्यों यार? मैम लॉ HMRC बोल ने रही है बोला दिस इज कैरी फॉरवर्ड लॉस। कैरी फॉरवर्ड कहां से जाएगा? ओनली ट्रेडिंग ट्रेडिंग इनकम। इनकम दैट मीन्स यस मैम नेक्स्ट ईयर की रिलीफ यहां से तो नहीं जा पाएगी। इट हैज टू गो फ्रॉम ओनली द ट्रेडिंग इनकम फ्रॉम हियर। तो यहाँ पे एक छोटा सा फिर हेड बनाना पड़ेगा, लॉस रिलीफ, और नीचे लॉस ब्रैकेट में जरूर लिखना दिस इज अ कैरी फॉरवर्ड रिलीफ। ठीक है, यस मैम दिस शुड बी टेकन नेट। 13 में से कितने गए? 11800। मैम हम सारे ये रिकवर हम जो रिलीफ दे रहे हैं पहले 2021 क्यों शुरू किया, 22 23 से क्यों नहीं किया? 23800 है मैम टोटल कम अगेन एक टोटल बार, आई इनकम डिडंट गेट योर वेरिएंस है पॉइंट। मैं कह रही हूँ कि हमने जो लॉस 43,200 का है हमने 21 22 से पहले सेट ऑफ किया। मैं ये कहना चाह रही हूँ हम 22 23 ऑनवर्ड्स क्यों नहीं शुरू कर रहे? व्हाई वी आर गोइंग इन प्रीवियस? बताओ ना। एक कहावत याद आ गई, मेरी मम्मी बोलती थी, सारी रात रामायण पढ़ी, सुबह उठ के तूने मुझसे पूछा सीता किसका बाप था। मेरे से बोलती थी ऐसा। आप टोटल मेरे से इनकम बोल रही देखो। टोटल इनकम कहां से, ये टोटल इनकम यूज की जा सकती है लॉस रिलीव करने के लिए? ईयर ऑफ लॉस और उससे पहले वाला साल। ठीक है। टोटल इनकम में हम आगे जा ही नहीं सकते। ठीक है, ईयर ऑफ लॉस और प्रीवियस ईयर। ठीक है। देखा, ये मेरा जादू है, एक सेंटेंस में क्लियर। पक्का समझ आया? हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। जाना वो एग्जाम्पल पे मैम। मैम एक और डाउट है, अगर हम ये सेम सिचुएशन में हो तो हम क्या पहले प्रीवियस ईयर और फिर करंट ईयर सेटल कर सकते हैं, और इट हैज टू गो इन द सेम वे, पहले करंट फिर प्रीवियस? पहले करंट ही करो। ओके। ठीक है, वाई टू फाइट विद द डिपार्टमेंट? तो लॉस अगर मैम 21 22 में है तो हम टोटल इनकम इस वाले ईयर की या फिर उससे पहले वाले ईयर की लेंगे, राइट? है ना? देखो, ठीक है। इसमें तुम्हें मैं एक बात बताऊं, टैक्स पेयर विल ऑलवेज यूज दिस कि मैं पहले इसमें करूं फिर इससे करूं, बट तीसरे का देयर क्या? हैव बीन केसेस ऑन दिस। हम्म एचएमआरसी ने बोला नहीं, तुम पहले करंट ईयर यूज कर लो, बट देयर हैव बीन केसेस वेयर दे हैव अग्रीड कि चल ठीक है यार। तो इसमें थोड़ा सा डाइसीनेस है। क्वेश्चंस में ध्यान रखना इसका कि अगर क्वेश्चन कहीं भी स्पेसिफाई नहीं कर रहा, क्योंकि ये स्टडी टेक्स्ट है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, एग्जाम क्वेश्चन यूजुअली प्रूव्स दिस। तो क्वेश्चन नीचे अगर ये बोले डू द मैक्सिमम पॉसिबल रिलीफ सेट ऑफ विच इज बेनिफिशियल टू द टैक्स पेयर, तो क्या यूज करोगे? पहले 30 फिर 12। यानी क्लियरली क्वेश्चन ये चाह रहा है कि आप बेनिफिट ऑफ टैक्स पेयर देखो, लेकिन क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता तो फिर यहां कर दो, वरना एक ही तरीका कर लो, इसको पहले कर लो 30 को। ठीक है, समझे? एक लाइन होती है इसमें, वापस सुनो, देयर इज अ लाइन इन द क्वेश्चन ऑलवेज विच क्लैरिफाइज कि अगर इस तरह की रिलीफ पिछले साल और इस साल वाली है, सेट ऑफ द रिलीफ विच इज मोस्ट बेनिफिशियल टू द टैक्स पेयर। क्वेश्चन ये लाइन बोलेगा, इसका क्या मतलब है? यूज 31st एंड देन 12। ठीक है, बेनिफिशियल टू द टैक्स पेयर इज ऑलवेज पिछले वाला साल, ताकि यहां पे अगर कोई लॉस हो जाए तो हम इसकी इनकम भी यूज कर पाए। ठीक है, समझे? यस मैम मैम एक और डाउट है, बोलो हमने बोलो। यहाँ पे जो बचा हुआ 1200 है उसको हमने ये क्यों नहीं कहा कि हम उसको कैपिटल गेन से सेट ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया नहीं है, सिर्फ ये रीजन है। बस क्वेश्चन ने बोला सिर्फ टोटल इनकम, उसके अलावा नहीं। और सबसे बड़ी बात, चार्जेबल गेन की इंफॉर्मेशन भी नहीं है। चार्जेबल गेन तभी अराइज होता है जब आपने कोई कैपिटल एसेट बेचा हो। बहुत हर साल अराइज नहीं होता ये। करेक्ट। ठीक है, चलो ओके। इसके क्वेश्चंस को ना ध्यान से पढ़ना, ये चैप्टर यहीं पे गोची खाता है। इसकी फोटो खींचो। इसके क्वेश्चन ज्यादा है नहीं, इसलिए स्टडी टेक्स्ट का ये वाला होमवर्क करना।
ठीक है, और इसका होमवर्क करके ग्रुप पे डालना। आई विल शेयर द सॉल्यूशन विद यू कि तुमने जो किया है और ये जो है वो सेम है क्या, समझ गए? खींच ली फोटो, खींच ली? Solution everybody should put in the group, right? हाँ, you have to just do it and then click the photograph and paste it on the group. I just Done, want to ma'am. check that you have tried this. Done, done. कब तक चलो। करना है? आप नेक्स्ट फ्राइडे तक कर लो, मतलब नेक्स्ट क्लास से पहले कर अच्छा लो। उतना टाइम, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। चलो, अब क्या है, जब आप टोटल इनकम में से कुछ भी लॉस रिलीफ ले रहे हैं तो डिपार्टमेंट इतनी आसानी से तो नहीं देगा। उसने कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा दी। उसने बोला देयर इज अ मैक्सिमम अमाउंट व्हिच यू कैन टेक एज अ डिडक्शन फ्रॉम टोटल इनकम। रिमेंबर वी आर टॉकिंग अबाउट डिडक्शन फ्रॉम टोटल इनकम। ट्रेडिंग इनकम से तो तुम्हारी जितनी मर्जी है लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट व्हेन यू आर यूटिलाइजिंग टोटल इनकम टू सेट ऑफ द लॉस ऑफ ट्रेड, then there is a limit to it. What is that limit? 50,000 pounds या 25% of adjusted total income, whichever is higher. इन दोनों में से जो भी ज्यादा आएगा इतना ही मैक्सिमम डिडक्शन आप ले सकते हो। अभी हमने टोटल इनकम से कितना लिया था, कुछ 17-18 हजार, कुछ 12 हजार, इस तरह का अमाउंट ही लिया। बट अगर लॉस बहुत ज्यादा है तो टोटल इनकम से इस लिमिट का ध्यान रखना, whichever is higher, 50,000 or 25% of adjusted total income. Now the question arises, ये adjusted total income क्या है? कभी ANI है, कभी ATI है ATI है। ये क्या है? ये है टोटल इनकम माइनस ग्रॉस पर्सनल पेंशन कंट्रीब्यूशन। ये का ये आइटम पीए में भी एडजस्ट हो रहा था, एनुअल अलाउंस में भी एडजस्ट हो रहा था। ये एनुअल अलाउंस किस में से आया था? ये पेंशन तो में पढ़ा से ही नहीं है हमने Annual, कभी। नहीं प्रॉपर्टी annual इनकम, सॉरी investment प्रॉपर्टी allowance इनकम। ना, AIA। AIA? नहीं, आप क्या बोल रहे हो? नो मैम, क्या एनुअल है? अलाउंसेस एनुअल कभी अलाउंस क्या है? पेंशन कंट्रीब्यूशन हाँ, 40,000। pension। हम्म, चैप्टर को पढ़ लो, हर क्वेश्चन में आएगा ये। मुझे लग रहा है कि सिर्फ पेंशन का मुझे टेस्ट बनाना पड़ेगा। पेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पसंद है इसी को पेंशन। ठीक है, तो ये ग्रॉस पेंशन कंट्रीब्यूशन पीए की कैलकुलेशन में भी आता है, पीए रिडक्शन में। यार एक और चीज का रिडक्शन भी होता था ना, पीए के अलावा भी क्या चीज रिड्यूस होती थी? गिफ्टेड एनुअल डोनेशन मैम, अलाउंस भी रिड्यूस होता था और गिफ्टेड डोनेशन, हाँ ग्रॉस गिफ्टेड डोनेशन, Gross ग्रॉस aid गिफ्ट contributions। ग्रॉस Gross गिफ्ट aid aid। contributions। पीए 50% कर देते थे हम। यस मैम। तो Yes। इसमें ग्रॉस गिफ्ट एड नहीं करना, सिर्फ पेंशन कंट्रीब्यूशन करना है। दैट विल बी योर एडजस्टेड टोटल इनकम। एडजस्टेड टोटल इनकम का 25% करो, कंपेयर इट विद 50,000 पाउंड्स। दोनों में से जो भी ज्यादा है आप इतना ही डिडक्शन कर सकते हैं, यानी कि सेट ऑफ इतना ही हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। टोटल इनकम में से जितनी मर्जी आए उतना माइनस कर दूं? नो, हायर ऑफ दीज टू अमाउंट्स वही माइनस हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, उससे कम भले ही तुम कर लो, दैट्स फाइन। ठीक है, ठीक है। Yes, ma'am. अब ये चीज मैंने हाईलाइट करके लिख दी, जो बोला है वही लिखा है हाईलाइट करके, कि भूल मत जाना। ये लिमिट का खेल कहां अप्लाई होता है? जब आप लॉसेस को सेट ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं इनकम से, टोटल इनकम से, या फिर अदर ट्रेड की इनकम से। जिस ट्रेड का लॉस है उसी की इनकम से सेट ऑफ करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस ट्रेड का लॉस है अगर आप वहां से निकल के किसी और से सेट ऑफ करने निकल पड़े तो ये लिमिट अप्लाई होगी। समझ गए बात? सेट ऑफ फ्रॉम सेम ट्रेड हैज नो लिमिट, कितना भी कर लो। बट इफ यू ट्राई टू सेट ऑफ अ लॉस फ्रॉम वन ट्रेड, फ्रॉम एनी अदर हेड और इवन सम अदर ट्रेड, देन ऑल्सो दिस लिमिट विल अप्लाई। समझे बात? Yes. मैम समझ तो आ जाती, याद कुछ नहीं रहेगा। इतना सब, रहेगा। इतने सारे फिगर्स सही हैं। बात है। इसका ये इलाज तो यही है, रोज पढ़ना चालू करो। टैक्स का इलाज यही होता है। और तुम्हारी तो यूके टैक्स में कुछ नहीं है यार, हम सीए फाइनल में करते थे ना, दैट वाज टू मच। और उसका तरीका मैंने यही पकड़ा था, रोज पढ़नी पड़ती है। इसमें मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं, तुम चाहे कितना भी रो लो। वी हैव ऑन एन एवरेज 65 प्लस की स्कोर वाले स्टूडेंट्स इसमें, इसलिए पढ़ो, डरो मत।
जो तुम भुगतोगे वो सब भुगत रहे हैं। रोज आधा घंटा दो बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। प्रॉब्लम आती है रोज पढ़ने में मैम। उसके लिए डेडिकेशन चाहिए, उसके लिए ये सोचो कि तुम लोग कितनी कितनी फीस दे रहे हो, वन शॉट। वरना ये सोचो ये पेपर एक और क्वार्टर पढ़ना पड़ गया तो वो ज्यादा बेटर है। ये सोचो कि हाँ, एक और ये क्वार्टर बेटर है देना पड़ मैम, गया तो बेटर इंस्पिरेशन। इसलिए बेटर है एक बार में ही गेट रेड ऑफ इट। चलो, शीतल इज अ सोल ट्रेडर एंड हैज टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग रिजल्ट्स एज फॉलोज। भैया लॉस भयंकर है, ये 50,000 वाली कहानी पिक्चर में आएगी। लॉस दिख रहा है इसका, यस मैम। ये 50,000 वाली स्टोरी पिक्चर में आ सकती है। She has savings income of 63 pounds each year, but no other income. She makes gross personal pension contribution of 5725 each year. ये ग्रॉस ही है, चेंज मत करना। शीतल विशेष टू ऑफर, अच्छा अगर मैं इसको 6500 नेट बोलती तो ग्रॉस कैसे बनाते? 80 6500 divided by divided by 180 multiply. divided by डिवाइड बाय 20 200 ऐसे ही बनाते, है ना? नो मैम, नो मैम, No, no, 80. 80. डिवाइड बाय 80 होता है, 80 80 होता है नीचे। 6500 for 80 यस 80, 80 into 100। 80 to 100। Yes. हाँ तो करेक्ट ही बोले मैम। हाँ हाँ हाँ। चलो ऐसे बनाते, यहाँ पे ये ग्रॉस करने की जरूरत है? नो No, मैम, ma'am. क्रॉस ऑलरेडी है, दिया हुआ है। ऑलरेडी है। Already gross. Then Sheetal wishes to offset the trading loss against her total income. Again clarified by the question कि आपको total income लेनी है, वो भी कौन से साल की? देखो 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 क्वेश्चन देखो कितना क्लियर है। For the tax years 22-23 and then, समझ गए? लड़ाई खत्म। Yes मैम, first 22-23 and then 21-22। ठीक है, यानी इनको अपने आप डर था कि HMRC आके तुम्हारी धुनाई करे, इससे बेटर पहले है 23 यूज कर लो, उसके बाद में 21-22 यूज कर लो। ओके, कैलकुलेट शीतल्स टैक्सेबल इनकम फॉर द टैक्स इयर्स 21-22, 2 ही साल की पूछी। चलो और चलो देखो किस साल में लॉस, इसका साल कौन सा है? 21-22। यहां तक सही है? Yes. आगे तो जा नहीं रहे, ट्रेडिंग इनकम से 1-on-1 होगी नहीं, तो नेक्स्ट लाइन में लिख देते हैं अदर इनकम। कितनी आ रही है? अच्छा सेविंग्स इनकम थी आ रही है, अदर इनकम नहीं है, दिस इज सेविंग्स इनकम। 3,000। ईच ईयर Yes मैम। ठीक है 63, तो टोटल इनकम कितनी आएगी? 127। दिस इज 127 एंड दिस इज ओनली 63। 63। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. No, no. नो मैम। ठीक है, चलो लॉस रिलीफ दे दो। पहले कौन से साल में लेनी है? 22-23। करंट ईयर दे दो आप इसमें 60। पेंशन्स का रिलीफ नहीं देंगे? मैम 50,000 देना है ना? इट विल बी रेस्ट्रिक्टेड। कैसे रेस्ट्रिक्टेड? अभी क्लॉज पड़ा था, हायर ऑफ 50,000 50,000 और 25% ऑफ ATI 80। एडजस्टेड टोटल इनकम। ये कितनी आ रही है? ये इनकम कैलकुलेट करके देख लो। 127 minus 5725. 127 Sorry, 63. 63 माइनस 1725। No, no, 5725, 5725। ये कितनी आ रही है? 15750. यार 50,000 ही ज्यादा आएगी, कैलकुलेशन करने का कोई मतलब ही नहीं है। तुम डायरेक्ट हाँ, मैम, 63 का भी 25%, 25% हाँ। लोगे, ठीक है? हाँ मैम, समझ में आ 25% गया। ऑफ ATI और 50,000, higher of the two would always be 50,000 only in this case.
क्योंकि इसकी एडजस्टेड ट्रेडिंग इनकम बहुत ज्यादा नहीं है, 63 भी लेते तो भी 25% इससे ज्यादा नहीं आता। यानी रिलीफ मैक्सिमम कितनी दी जा सकती है? 50,000। 50 दी जा सकती है। ठीक है, अब मेमोरेंडम बना लेते हैं भाई। कहां से चालू होना है? इसमें से 22, 23 में कितना सेट ऑफ हो गया? 50। 50,000। अभी बहुत ज्यादा बचा है, कितना करना है पहले निकाल लेते हैं। हाउ मच इज टू बी सेट ऑफ नाउ? 77,800। 77,800। और पिछले साल का कितना बचा है हमारे पास? 127,000। कम अगेन? 127,000 बचा है ना पूरा previous year। 127,000 बच रहा है। अब लॉस रिलीफ पिछले साल में कैसे दूं? पूरी 127 से दे दूं यहाँ पे भी वही प्रोविजन ओनली लगेगा। ट्रेडिंग या तो Only- ट्रेडिंग यहाँ पे से पूरी ले लूं, बचा हुआ अदर इनकम से ले लूं? ये जो रेस्ट्रिक्शन है ये अप्लाई किस केस में होती है? जहां पे आप अदर ट्रेड या फिर अदर इनकम यूज कर रहे हो। मैं ले तो जाती हूँ पीछे, लेकिन सेम ट्रेड यूज कर लूं, क्या दिक्कत है? पीछे तो ले जा सकते हैं। एंड टोटल इनकम इंक्लूड्स दिस इनकम, यस और नो? Yes ma'am। टोटल इनकम इंक्लूड्स दिस इनकम विच इज द सेम ट्रेड, क्योंकि इसी का ही अगले साल लॉस बुक कर रही हूं मैं। तो उस टोटल इनकम में से जो सेम ट्रेड की इनकम है उस पे तो ये रेस्ट्रिक्शन अप्लाई होनी नहीं चाहिए, बाकी इनकम पे होगी, या फिर बाकी ट्रेड होता तो उस पे होगी। करेक्ट? तो 64 में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाकी में दिक्कत आएगी। यहां से लॉस रिलीफ 64 तो दे सकते हैं। नाउ हाउ मच इज लेफ्ट? 13,800। 13,800 पूरा ले लें? बोलो, पूरा ले लें? 13,800 No ma'am। ले लो यार, 50,000 तो नीचे ही है। वो 50,000 की लिमिट अदर इनकम और अदर ट्रेड पे है, तो हम तो 13,800 ही तो निकाल रहे हैं, निकाल लो। तो वापस से देखो इसमें क्या हुआ, इसमें सेम ट्रेड से हमने यूटिलाइजेशन कर लिया। दिस लिमिट So it is not total of total income है 50,000। It is just other incomes में 50,000। बताती हूँ, वापस एक्सप्लेन करती हूँ, सुनना इसको। फर्स्ट ईयर जब आप सेट करने गए, आपने कौन सी इनकम यूज करी? अदर इनकम। टोटल इनकम जिसमें सेम ट्रेड से कुछ भी नहीं यूज किया गया है, बल्कि उसका तो लॉस ही है। आपने अदर इनकम यूज करी, दैट मींस द लिमिट शुड अप्लाई और नॉट? यस। हमने लिमिट अप्लाई करी, 50,000 का लॉस रिलीव कर दिया। अब टोटल इनकम से पिछले साल का भी नंबर यूज किया जा सकता है, तो हम पिछले साल की टोटल इनकम में पहुंचे। पिछले साल की टोटल इनकम में सेम ट्रेड की इनकम भी जुड़ी हुई है और अदर इनकम भी जुड़ी हुई है। जो रेस्ट्रिक्शन अप्लाई होगी वो किसके यूसेज पे होगी? सिर्फ अदर इनकम वाले यूसेज Other पे होगी। incomes। तो सेम ट्रेड से तो तुम्हें जितना निकालना है निकाल लो, निकाल लिया जी, 64 निकाल लिया। अब मैं अदर इनकम से कितना निकाल रही हूं, दैट आई शुड सी कि कहीं वो तो 50,000 या 25% ऑफ एटीआई से ज्यादा नहीं जा रहा। 13,800 निकाल रही हूं, नहीं जाएगा ज्यादा। Got it। आइदर 50,000 विल बी हाई और 25 ऑफ एटीआई विल बी हाई। इन एनी केस 50,000 से तो कम ही यूटिलाइज कर रही हूं। ठीक है, स्पेशल केस है, इसको क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करो। हमने सिर्फ यही चीज इसमें एडिशनल सीखी है। अगर पिछले साल जा रहे हो, ये रेस्ट्रिक्शन पिछले साल हो चाहे इस साल हो, वही अप्लाई होनी है जहां पे आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज यूज कर रहे हो और अदर ट्रेड यूज कर रहे हो। ठीक है, ओके। लॉस खत्म हो गया ना पूरा यहाँ पे? 13,800 भी यूज्ड, ऑल लॉस सेट ऑफ। अब इस साल की कितनी इनकम के ऊपर आप टैक्स देंगे? इस साल की कितनी इनकम पे टैक्स देंगे? जरा कैलकुलेट करके बता दो। Ma'am, 49,200 2122 is 49,200। 49,200। दिस इज 49,200, and This is 13,000 13,000। दिस इज 13,000। क्वेश्चन ने क्या पूछा? टैक्सेबल इनकम पूछ रहा है। आ गई टैक्सेबल इनकम, ये टैक्सेबल इनकम ही है ना? PA। No, this is net income। personal allowance This is minus net करेंगे, income। then माइनस पीए करना है। परफेक्ट, माइनस पीए। अच्छा, पीए रिड्यूस करने का ध्यान रखें, यहां करें रिड्यूस।
50,000 ma'am. की उसकी लिमिट होती है ना? No. नहीं 12,570. नहीं 1 आई to मीन 5 अगर किसी की नेट इनकम 50,000 प्लस ग्रॉस पर्सनल कंट्रीब्यूशन से ज्यादा हो तो पीए रिड्यूस होगा। नहीं 1 लाख है ना? 1 1 लाख lakh होती है है। 1 मैम, lakh से 1 above. लाख 1 लाख। अच्छा चलो निकाल दो यार, अब कितना आ रहा है? इसकी तो बहुत कम हो गई। मैम 21-22 means 36,630. 36,630. 36,630 ये अभी भी ज्यादा है। कोई नहीं, अब जितना कर सकते हैं वो कर दिया। एंड नेक्स्ट ईयर इज 430। ठीक है, समझे? Yes ma'am. इस क्वेश्चन को जिस भी कॉपी में आप लोग लिखते हो लिखो, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग आपको एग्जाम से 3-4 दिन पहले करके जाना है। दिस समवेयर गिव्स यू अ क्लियर पिक्चर ऑन रेस्ट्रिक्शन वाला पार्ट, कि यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन कैसे अप्लाई हुआ और यहाँ कैसे अप्लाई हुआ। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन ऑफ रिलीफ पूरा क्लॉज इस क्वेश्चन में सेट हो जाता है, एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड। ठीक है, गॉट इट? अरे गॉट इट थकेलो। हाँ जी, यस मैम। सही है। अब मुश्किल ओपनिंग ईयर्स पे आते हैं। तो ओपनिंग ईयर्स में कैसे आप लॉस रिलीव करेंगे, इसको करेंगे ब्रेक के बाद। ठीक है, ब्रेक लेते हैं बट 25 मिनट्स का लेते हैं। विल गेट बैक एट 6:35। ठीक है, ओके क्योंकि मैम। अब टर्मिनल और ओपनिंग छोटा छोटा सा ही बचा है। अभी ब्रेक ले लेते हैं, फिर 15 मिनट के लिए मिलेंगे। 6:40। ओके, अब आते हैं ओपनिंग ईयर्स पे। लास्ट वाले चैप्टर में कुछ ओपनिंग ईयर रूल्स किए थे हमने, कुछ वही यहाँ पे लगेंगे। सबसे पहली चीज यहाँ पे क्या होगा, आपको ये समझना है कि जब भी बिजनेस चालू होता है तो स्टार्टिंग में उसके पास प्रॉफिट्स नहीं लॉसेस ज्यादा होते हैं। क्यों? कस्टमर्स कम होते हैं, प्रोडक्ट नोन नहीं होता है, प्रोडक्ट की ब्रांड अभी तक स्टैब्लिश नहीं हुई होती है, तो मार्केटिंग पे एक्सपेंस ज्यादा होता है, फ्री सैंपल्स पे ज्यादा होता है, और इनकम होती है कम, यानी रेवेन्यू होता है कम। इसकी वजह से लॉसेस का केस ज्यादा होता है प्रैक्टिकल लाइफ में इन केस ऑफ एनी बिजनेस। अब ऐसे केस में आपको करना क्या है, ओपनिंग ईयर्स में नॉर्मल ओपनिंग ईयर रूल्स लगाने हैं, यानी वही स्टार्ट डेट से लेकर 5 अप्रैल तक जो भी लॉसेस हैं। बस ध्यान एक चीज का रखना है कि ओपनिंग ईयर रूल्स के केस में ओवरलैप प्रॉफिट्स हुआ करते थे, यहाँ ओवरलैप लॉसेस नहीं होंगे। यानी आपको जब डिपार्टमेंट रिलीफ देगा ना तो एक बार ही देगा, कभी आप बोलो कि भाई मैं इधर भी जोड़ दूं और उधर भी जोड़ दूं। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलैप लॉसेस, यानी टैक्सेस आप बार बार पे कर सकते हो लेकिन बार बार रिलीफ नहीं ले सकते हो। तो इसको क्वेश्चन के साथ समझने के लिए हमारे पास ऐसा कोई क्वेश्चन इसका है ही नहीं, बट द पॉइंट इज आप रूल्स वही लगाओ, लेकिन बार बार अगर कोई आइटम लॉस में ले लिया तो दूसरी बार उसको मत लेना। जैसे 1 सितंबर बिजनेस चालू होता है 19 को, टिल 5 अप्रैल 2020, ये पहला साल हो गया। लेट्स सपोज आपने जो नेक्स्ट ईयर है, नेक्स्ट ईयर का आपने पीरियड उठाया है 1 मार्च से। लेट्स सपोज 1 मार्च से कुछ पीरियड, यानी ये मार्च पूरा का पूरा मार्च ओवरलैप प्रॉफिट्स का केस है, लेकिन यहां पे ये ओवरलैप लॉसेस कहलाएगा। यस मैम। नेक्स्ट ईयर में मार्च वाला जो अमाउंट है उसको हटा लेना लॉस का, यानी बार बार ओवरलैप नहीं कर सकते आप लॉसेस को। यानी रूल सेम लगाने हैं, बस उसमें जो आइटम एक बार इनकम टैक्स रिटर्न में चला गया लॉस बन के, वो दूसरी बार नहीं जाना चाहिए। दैट यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करती हूँ, इसके रूल्स आगे देखते हैं और डिटेल में। सबसे पहली चीज, मैम कोई क्वेश्चन है? इसका क्वेश्चन नहीं है, अपना बना दो ना आप। बनाती हूँ, पहले ये पूरा कंप्लीट करती हूँ फिर बनाऊंगी। मैम और एक वन मोर थिंग। हाँ हाँ मतलब सी इफ इट वाज फ्रॉम
the previous example, it was from March to another month. So we'll appropriate the timeline. We'll put it 11 by 12 while We will calculating the take loss. पूरा 12 months, but then we'll minus one overlap losses वाला period. हाँ तो वही हुआ ना लेंगे 11 पूरा months 12 का. months ही. जो overlap हो रहा है, that we will deduct कि overlap loss. Okay, understood. चलो Remember. अब क्लॉज को पूरा करते हैं, फिर इसके ऊपर क्वेश्चन देखती हूँ, शायद मिल जाए, पर है नहीं इसके ऊपर क्वेश्चन. बट चलो सबसे पहले तो प्रोविजन समझो. यार पहले साल में तो लॉस होता नहीं है, पहले कुछ सालों तक लॉसेस होते हैं. तो एचएमआरसी ने ओपनिंग ईयर्स के नाम पे रिलीफ कितने सालों की दी? फर्स्ट 4 टैक्स ईयर्स की. ओपनिंग ईयर रूल्स 3 टैक्स ईयर्स के लगते हैं ना. इन्होंने चौथे टैक्स ईयर के लिए भी बोला कि अगर आपके बिजनेस में पहले 4 सालों में लॉस आ रहा है तो हम ओपनिंग ईयर रिलीफ आपको दे देंगे. ये जेनरसनेस इन्होंने दिखाई. अब इसके बाद में ये जो 4 टैक्स ईयर्स का आप लॉस दे रहे हो, ये मैं कहां से निकालूं? इसके लिए इन्होंने फर्दर एक रिलीफ आपको दी. आपने बिजनेस जब चालू किया उससे पहले कुछ तो कमाते होगे. ऐसा तो है नहीं कि आज ही पैदा हुए और आज ही बिजनेस चालू कर दिया. कहीं तो कुछ और कमाई भी होती होगी. यानी कि अगर ये 4 सालों के लॉसेस को सेट ऑफ आपको करना है तो आप टोटल इनकम से कर सकते हैं. कौन से टोटल इनकम से? पिछले 3 सालों की टोटल इनकम से. और इस पे लॉ ने क्लैरिफाई कर दिया फीफो बेसिस पे करना है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस पे करना है. मतलब कि लेट्स सपोज ये फीफो बेसिस पे रिलीफ कैसे दी जाएगी? लेट्स सपोज टैक्स ईयर ऑफ लॉस है 22-23, इसका लॉस है. मेरे लिए पिछले 3 साल कौन से होंगे? 21-22, 2021 और 19-20. 3 साल यही होंगे. और फीफो का मतलब सबसे पहले किसकी टोटल इनकम यूज करनी है, उसके बाद में कौन सी टोटल इनकम यूज करनी है, फिर भी लॉस बच जाए तो कौन सी यूज करनी है, ये. इसमें एचएमआरसी ने कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं छोड़ा. यहां पे क्वेश्चन क्लैरिफाई भी नहीं करेगा कि तुम सबसे पुराने साल का सबसे पहले यूज करो. ये आपको लॉ बोल रहा है सबसे पुराने साल का सबसे पहले. ये फीफो वर्ड तो मैं यूज करती हूँ. मैम ये सेम कॉन्सेप्ट पेंशन में भी तो यूज करते थे, एनुअल अलाउंस में. बिल्कुल सही. तो कई जगह लॉ ने ना स्पेसिफिकली बोल दिया. म्यूट करो प्लीज, अपने आप को पीछे बहुत शोर है. लॉ ने कई जगह बिल्कुल क्लैरिफाई कर दिया कि आप सबसे पहले वाले से चालू करो, यानी सबसे पुराना साल सबसे पहले. दैट इज फीफो. उसको मैं फीफो बोलती हूँ. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी सबसे पहले जो साल आया था उसी से सबसे पहले पैसा यूज करके उसको आउट करो. इसी तरह से आप इसकी लॉस रिलीव करेंगे. बिजनेस स्टार्ट करने के 4 साल तक के लॉसेस रिलीव किए जा सकते हैं. लॉस जैसे ही हुआ पहले साल में, उसके पिछले 3 सालों की टोटल इनकम यूज की जा सकती है उस लॉस को सेटल करने के लिए. सबसे पहले कौन सा साल यूज होगा? सबसे पुराना साल. फिर कौन सा? नेक्स्ट. फिर कौन सा? नेक्स्ट. क्या ये बात समझ आई? बोलो. यस. ठीक है. अब इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं है, एंड में कराऊंगी. पहले जो चीज अपने पास क्वेश्चंस में है वो करते हैं. टर्मिनल ईयर क्वेश्चन ज्यादातर इसमें से आता है, क्योंकि ओपनिंग ईयर्स को क्वेश्चन ज्यादातर टेस्ट करना चाहता है ओपनिंग ईयर रूल्स को लगवा के, लॉस रिलीफ को लगवा के नहीं. ज्यादातर पेपर टेस्ट करता है आपकी ओपनिंग ईयर रूल्स बेसिस ऑफ असेसमेंट चैप्टर में से. लेकिन इस चैप्टर में से ज्यादातर आती है या तो ऑनगोइंग ईयर्स या फिर टर्मिनल ईयर. टर्मिनल ईयर मतलब बिजनेस क्लोज हो गया लॉसेस कमा कमा के. तो सबसे पहले तो टर्मिनल लॉस रिलीफ समझने के लिए टर्मिनल लॉस क्या है ये समझो. हम टर्मिनल लॉस किसको कहते हैं? लास्ट 12 मंथ्स ऑफ ट्रेडिंग को हम टर्मिनल लॉस कहते हैं. लास्ट 12 मंथ्स ऑफ ट्रेडिंग, इसकी कैलकुलेशन का एक तरीका है. ये फॉर्मेट कैपलन ने दिया हुआ है, बड़ा अच्छा सा फॉर्मेट है. बीपीपीवी कुछ इस तरह से इसको यूज करती है, क्योंकि एग्जामिनर भी इस तरह से यूज करता है. इसको अगर लिख रहे हो तो इंपॉर्टेंट मार्क करो दैट दिस इज अ फॉर्मेट व्हिच इज रिकमेंडेड इवन बाय द एग्जामिनर, कि आप टर्मिनल लॉस जब कैलकुलेट करें इस फॉर्मेट से कैलकुलेट करें. अब तुम लोग मुझे बताना इसको कैसे इंटरप्रेट करना है. 6th April बिफोर सीजेशन टू द डेट ऑफ सीजेशन. सीजेशन मतलब बिजनेस बंद होना. नाउ लेट्स सपोज आई एम टेकिंग अ डेट ऑफ बिजनेस क्लोजर
6th April 2022. ये वाली डेट बताओ, क्या डेट बनेगी? Yeah, 6th April 6th April 2022. 2022. ये वाला जो पीरियड है, ये कौन सा पीरियड बनेगा? ये बनेगा 6 अप्रैल 2022 टू 30th November. 30 नवंबर 2022। बताओ, ये चीज सबको समझ आती है? ये डेट्स कैसे आई हैं? Yes, ma'am. इस पीरियड में आपको एक्चुअल ट्रेडिंग लॉस निकालना है। अगर इसमें प्रॉफिट आ जाए, उस नंबर को छोड़ देना, टेक इट डैश। हम यहाँ पे लॉस निकाल रहे हैं, वी आर नॉट कंसिडरिंग प्रॉफिट। तो इस पीरियड में जो भी लॉसेस हैं वो आपको ले लेने हैं। इसी पीरियड में से ये जो ओपनिंग ईयर रूल्स करते टाइम ओवरलैप प्रॉफिट्स आ रहे थे ना, वो एडजस्ट करने हैं। ठीक है, ओवरलैप प्रॉफिट्स आप यहां ले लेंगे। अब आते हैं इस स्टेटमेंट पे, 12 months बिफोर सीजेशन टू 5th April बिफोर सीजेशन। ये क्या है? व्हाट आर दीज डेट्स? मेरे वाले केस के हिसाब से 30th November 2021. क्या ये 5th April 2022 है? Yes, ma'am. स्टार्टिंग डेट क्या है? For November 5th April 1st October 2021. 2021. 1st October. 2021. चेक करो जरा, 12 months बिफोर सीजेशन, क्या 1 दिसंबर होगा October. या अक्टूबर होगा? चेक कर लो। कैसे चेक करोगे? तुम्हारी डेट से 30th नवंबर पहुंचने की कोशिश कर लो। 12 months बिफोर सीजेशन मतलब इस डेट से 12 महीने पहले। दिसंबर ही होगा। December. ठीक है। ठीक है, इसमें क्या करो, इस पीरियड का भी एक्चुअल लॉस निकाल लो। अगर उसमें भी प्रॉफिट आ जाए, उसको इग्नोर कर देना, बिकॉज अगेन वी आर कैलकुलेटिंग टर्मिनल लॉस। तो उसमें प्रॉफिट का कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए, वरना वो लॉस यहीं से सेट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, इसी फॉर्मेट को अब एक क्वेश्चन के थ्रू यूज करेंगे आगे चल के। लेकिन पहले क्वेश्चन में यूज करने से पहले ये तो देख लें कि टर्मिनल लॉस रिलीफ कहां से मिलेगी। टर्मिनल लॉस तो निकाल लेंगे, रिलीफ कहां से मिलेगी? तो इनके लिए ज्यादा बहुत सारे ऑप्शन नहीं है, क्योंकि बिजनेस खत्म हो रहा है। HMRC इज नॉट इंटरेस्टेड इन गिविंग यू एनी रिलीफ। यू हैव ओनली 2 ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर 1, या तो आप अपने प्रॉफिट्स को, पीछे वाले जो प्रॉफिट्स हैं उनसे इनको सेट ऑफ कर दो। आगे तो बिजनेस जाएगा नहीं, तो कैरी फॉरवर्ड तो हो नहीं सकता, पीछे ही जा सकता है, यानी कैरी बैक करोगे आप। कैरी फॉरवर्ड भी ट्रेडिंग प्रॉफिट से ही होता था आगे वालों से, तो कैरी बैक भी हम कहां से करेंगे? ट्रेडिंग प्रॉफिट से। दूसरा ऑप्शन है टोटल इनकम से ले लो। इस बार चार्जेबल गेन अवेलेबल है? होगी, थामो। लेकिन सबसे पहले तो ट्रेडिंग प्रॉफिट्स पे आते हैं, यानी कैरी फॉरवर्ड रिलीफ का उल्टा। तो कैरी बैक रिलीफ किस बेसिस पे करें? पिछले 3 सालों पे। बिल्कुल वही जो अभी हमने ओपनिंग ईयर लॉस रिलीफ में पढ़ा था, पिछले 3 सालों पे। यहां पे हम क्या पढ़ रहे हैं? जो भी टर्मिनल लॉस निकल के आए वो पिछले 3 टैक्स ईयर्स पे आप ले जा सकते हो। ठीक है, क्लॉज को ध्यान से पढ़ते हैं। ट्रेडिंग प्रॉफिट्स लास्ट टैक्स ईयर, उसके बाद में लास्ट उससे पीछे वाले 3, यानी पिछला टैक्स ईयर और उससे पहले वाले 3 टैक्स ईयर्स। और किस बेसिस पे? ये लीफो पे है, ध्यान रखना। ओपनिंग ईयर फीफो पे थी, यहाँ पे हम इमीडिएटली लास्ट ईयर पहले लेंगे, लेटेस्ट वाला, फिर उससे पुराना, फिर उससे पुराना, फिर उससे पुराना। यहां हम साइकिल उल्टी चलाएंगे। मतलब मेरा बिजनेस क्लोज हो रहा था 30th नवंबर 2022 को। लास्ट टैक्स ईयर कौन सा होगा? जो भी टैक्स ईयर आपने पिछला वाला बीता है, कौन सा बीता है? ये बीता है लास्ट टैक्स ईयर। यस मैम। इसमें जो भी प्रॉफिट्स आपके रहे होंगे, सबसे पहले तो इससे सेटल करो। लास्ट टैक्स ईयर है 21-22। इसके पिछले 3 साल कौन से हैं बताओ? 2021, 2019, 2020, 2018, 2019. लीफो का मतलब मैं क्या यूज करती हूँ? लीफो सबसे पहले कौन से साल का ट्रेडिंग प्रॉफिट यूज करूंगी? लेटेस्ट। 2021.
21, 2021 तो ये क्या हाँ। लिखा है मैंने 221 2021 लेटेस्ट। लेटेस्ट को सबसे पहले यूज करके आउट करेंगे, उसके बाद 1920 और उसके बाद, तो इसका ध्यान रखना, टर्मिनल लॉस रिलीफ में हम लीफो यूज करते हैं, लेकिन ओपनिंग ईयर लॉस रिलीफ में हम फीफो यूज करते हैं। ठीक है, सबसे पुराना साल सबसे पहले, यहाँ पे सबसे लेटेस्ट साल सबसे पहले। तो इस क्लॉज को भी अप्लाई करना देखेंगे। पहले इस पे भी आ जाते हैं। टोटल इनकम, टोटल इनकम के साथ कोई स्पेशल क्लॉज नहीं है। इस साल की अगर कोई टोटल इनकम है, वहां से इसको सेट ऑफ कर लो। कुछ बच जाए तो चार्जेबल गेन से सेट ऑफ कर लो। ये सब ऑप्शनल है। मैम मैं यहाँ वापस पे आ रहा हूँ। हाँ, ये लास्ट वन रिलीफ अगेंस्ट टोटल इनकम से। दिस इज सिंपली, अगर आपका क्लोजिंग ईयर में लॉस है तो उस साल कोई टोटल इनकम भी होगी। अगर टोटल इनकम है तो उससे सेटिस्फाई सेट ऑफ कर लो। अगर टोटल इनकम के बावजूद भी बच रहा है, आपके पास चार्जेबल गेन है, वहां से कर लो। जहां से हो वहां से कर लो यार। पिछले सालों में ले जाओ, करंट ईयर की टोटल इनकम ले लो, करंट ईयर का चार्जेबल गेन ले लो, जो लेना चाहे ले लो। लेकिन पीछे जाओगे तो सिर्फ ट्रेडिंग प्रॉफिट्स पे जाना। पीछे जाने में चार्जेबल गेन और टोटल इनकम पे मत जाना। ठीक है, समझ गए? समझ गए? इससे और समझोगे। चलो, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग। 6 निकालो। US ceased trading on 30th June 2022. So for me, the date of business closure is 30 June 2022 and 2020. again 6th April 2022 ना? हाँ, 6th April 2022, the immediate preceding 6th April. हाँ, हाँ, रुको रुको रुको। Then his final period of trade was the 9 months to 30th June 2022. इससे परेशान मत होना, इससे अपने को भी कोई लेना देना नहीं है। And before that he prepares accounts annually to 30th September. हम यहाँ पे पीरियड के ऊपर नहीं उलझेंगे। His tax adjusted trading results are as follows. ये 9 months, ये प्रॉफिट, ओहो हो, सब में प्रॉफिटेबल था। ये सिर्फ इसी साल में लॉस आया एंड इट क्लोज डाउन द बिजनेस। ओवरलैप प्रॉफिट्स आपके पास कितने हैं? 1800 के। कोई और 1800. सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, यानी टोटल इनकम से सेट ऑफ नहीं हो सकता। टर्मिनल लॉस सबसे पहले निकालना है, और रिलीफ कौन सी मिल सकती है? सिर्फ पिछले सालों के ट्रेडिंग इनकम से मिल सकती है। कैरी बैक, कैरी बैक ही हो सकती है। ना तो इस साल का चार्जेबल गेन है और ना ही इस साल की टोटल इनकम है। तो किससे सेटअप करोगे? पीछे सालों में ही जाना पड़ेगा, कोई चारा ही नहीं है। और चलो, पर सबसे पहले टर्मिनल लॉस निकालते हैं। निकालो जी टर्मिनल लॉस। 6th April बिफोर सीजेशन टू द डेट ऑफ सीजेशन। ये फॉर्मेट आ रहा था, इसलिए मेरे 6th को डेट ऑफ April सीजेशन हटानी 2022. पड़ी। सही Correct है? ma'am. Yes ma'am. ये वाली डेट भी लिख लेते हैं। तो ये बन गया 5th April 2022. 30. चेक कर लो। Ma'am, isn't it 1st July 2021? पता नहीं। फर्स्ट जुलाई 1st July. फर्स्ट जुलाई होगा मैम। 12 months बिफोर सीजेशन। हाँ, या तो तो 30 जून 30 से जून 12 से महीने पहले, 1 जुलाई। तो 1 जुलाई। 1st July. कौन सा साल? 21। 2021. 21 21। तो डेट्स तो सही पकड़ ली। अब आ जाओ इसके अमाउंट कैलकुलेशन पे। मेरे पास ओवरलैप का डायरेक्ट अमाउंट है 1800. 6 अप्रैल से 30 जून का प्रॉफिट हम कैलकुलेट कर सकते हैं? प्रॉफिट या लॉस? Loss ma'am 7200. अप्रैल, मई, जून, 3 मंथ्स। ये किस अमाउंट में लाई करता होगा? प्रो राटा पे 7200 पे। 7200. इसमें लाई करता होगा। ये जो डेट्स है ना, Into वो 3/12. इसी अमाउंट में लाई कर रही है। सो दिस शुड बी
इसके को करती हूँ 7200 अरे ये, और नेगेटिव में आएगा, इट्स अ लॉस। ठीक है, कितना आ रहा है? 400. 9 8 जा 72, 3 8 जा 24, 2400 लॉस। बताओ। मैम हमने डिवाइड बाय 9, सॉरी, ठीक है। ठीक है, हमने भी वही करी मैम। When I did 12 and then after that I saw it is 9. अच्छा। चलो अब नेक्स्ट वाले पीरियड की बताओ। 1 जुलाई से 5 अप्रैल का चाहिए। ये विल हैव 2 डिफरेंट कैलकुलेशंस। इसका पीरियड लिखने से सिंप्लीफाई हो जाएगा। 9 मंथ्स बताना जरा, इसके कब से कब चालू हो रहे हैं? 30 जून। इज इट फ्रॉम 1 अक्टूबर? Yes ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, मेरे पास इस पीरियड का लॉस है। हमें कब से कब का चाहिए? जस्ट चेक दिस। इसको कैसे ब्रेक करें 2 हिस्सों में? 1 July to October 1st and October 1st to 5th April. 7200 तो है ही हमारे पास for 9 months and then 3 month profit from year ending 21. यार ये तो अक्टूबर से चालू हो रहा है। आई नीड फ्रॉम 1 जुलाई 2021। हाँ तो हमारे पास हाँ मैम। 7200 तो है ना, बाकी रिमेनिंग 3 months का हमें लेना देखो पड़ेगा। 1 जुलाई 21 से पहले तो पहुंचते हैं 30 सितंबर तक, करेक्ट? Yes ma'am. 21 तक। इसके बाद में 1 October to 1 अक्टूबर से जाती हूँ, ये तो 30 जून है, मुझे उससे पहले ही खत्म कर Yes देना है। ma'am. 5 अप्रैल तक। बताओ डेट्स का हिसाब किताब सही है? जुलाई से चालू हुए Yes थे, ma'am. 5 अप्रैल पे खत्म हो गए। Yes ma'am. ये तो मुझे पता है ना। दिस इज हाँ 24. 7200 का लॉस। दिस इज फॉर 9 मंथ्स। आई नीड फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 6। Yeah, 6. कितना आ रहा है? 4800. दिस इज 4800। Yes. लॉस। अब इन 3 महीनों का क्या करें? from 25. the year to year profit 100 वाले profit में से ये हम इसमें होगा, प्रोनाटा। Yes. राइट? ये इसमें होगा, यानी कि 100 इज फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 12 months दिस वाज 12. फॉर 12 मंथ्स। आई नीड फॉर 3 3 मंथ्स। months. कितना आएगा बता दो? 25. 25। 25 का गेन, 4800 का लॉस। लेट द नेट अमाउंट कम इन। व्हाट इज द नेट अमाउंट? इज इट अ लॉस और अ प्रॉफिट? Loss ma'am. इट्स अ लॉस। 4775. तो लॉस हम ले सकते हैं। अगर ये नेट नंबर प्रॉफिट आया होता, यानी एक्चुअल ट्रेडिंग लॉस इस पीरियड का प्रॉफिट बन जाता, तो वी वुड हैव टेकन इट एज 0। 0. ठीक है, लेकिन ये लॉस ही आ रहा है। कितना आ रहा है? दिस इज 475। 4775. This is the loss. So I have 3 recoveries to be made as a terminal loss. 2400 has to be relieved. 1800 has to be relieved. I have no profits to relieve this. And 4775 has to be relieved. कितना आ रहा है terminal loss? 8975. 9975. है 8975 या 99? दो आंसर आए हैं, 8999। 89. 8 आना चाहिए। 8975। ये तो टर्मिनल लॉस आ गया। इसको कॉपी कर लो, फिर इसको हटाऊंगी, तब रिलीफ लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। 8975 की रिलीफ आ गई। Yes, ma'am. अब इसको सेट ऑफ कैसे करें?
नहीं, रिलीफ नहीं आ गई, सॉरी, टर्मिनल लॉस आ गया। $8,975 कैसे रिलीव करें? देयर इज नो अदर इनकम, दैट मीन्स रिलीव करने के लिए ना चार्जेबल गेन है ना अदर इनकम है, बचा क्या? ट्रेडिंग प्रॉफिट। पहले टैक्स ईयर जो करंट ईयर है, अगर उसमें कोई ट्रेडिंग प्रॉफिट है किसी और ट्रेड का, उससे कर लो, नहीं है तो पीछे ले जाओ। तो इस केस में तो पीछे ही जाएगा। पीछे कितने साल? 4 है 3 3 इयर्स पीछे। हम फिर से नहीं होता, पहले लास्ट ईयर और उसके बाद फिर से 3, तो इन टोटल 4 ही हो जाते हैं नहीं? इन टोटल टोटल 3 है ना मैम? अच्छा ठीक है, तुम इसको वैसे मत लो, लास्ट ईयर ऑफ ट्रेड है बेसिकली वो ना, उससे पहले वाला नहीं है। लास्ट ईयर ऑफ ट्रेड, दैट मे नॉट बी अ कंप्लीट ईयर। ठीक है, तो लास्ट ईयर ऑफ ट्रेड इस केस में कौन सा था? लास्ट टैक्स ईयर ऑफ ट्रेड 22, 23। 23। ठीक है, उससे पहले वाले 3 साल 21, 22। टैक्स ईयर्स आइडेंटिफाई करने में महाभारत हो जाती है इस चैप्टर में। 19, 20। चलो चारों लिखते हैं। we have 19, 20 available, then 20, 21 और लास्ट ईयर ऑफ ट्रेड इज दिस। तो लास्ट ईयर ऑफ ट्रेड में अगर आपने कुछ भी कमाया है किसी और ट्रेड से, उससे इसको सेट ऑफ कर दो। क्या कुछ कमाया है क्या आपने टर्मिनल लॉस को सेटल करने के लिए? नो, कुछ नहीं कमाया आपने, 0। तो टर्मिनल लॉस कितना है? वापस से उसका लॉस मेमोरेंडम बना लेना। ये था 8975। करंट ईयर में से कुछ निकलेगा नहीं, 0 0। नो लॉस रिलीफ कैन बी गिवन हियर। लेकिन पिछले सालों में तो दे सकते हैं, वहां पे हमारे पास ट्रेडिंग प्रॉफिट्स हैं। लीफो से या फीफो से? लीफो। लीफो लेटेस्ट ईयर सबसे पहले तो फर्स्ट 100 चले जाएगा। ये गया, उसके बाद में 73 पूरा पूरा चला जाएगा। फिर भी बच रहा है क्या? 1575 कितना बच रहा है? 1575 1575 अभी भी बच गया। लास्ट वाले साल पे ले जाओ, फिर आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न्स रिवाइज करेंगे और रिफंड कितना लेंगे? 0 0 0। इस पे इनकम कितनी बनी? कितनी बन रही है? 5925 5925। Yeah. 5925। यस। ठीक है, समझे टर्मिनल लॉस को हम कैसे सेटल करते हैं? बताओ। ठीक है, यस इजी। मैम। इस चैप्टर को आपके प्रोविजंस लर्न करके बैठने हैं। नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले इसके प्रोविजंस पूछूंगी। अब इस क्वेश्चन को ट्राई करो। ब्रूक हैड बीन ट्रेडिंग प्रॉफिटेबली एज अ सोल ट्रेडर फॉर मेनी इयर्स। ओपनिंग, टर्मिनल या ऑनगोइंग, किसका क्वेश्चन है? ऑनगोइंग। He has been trading since many years. It's an ongoing का केस। तो ongoing में क्या होता था? ढेर सारी रिलीफ है। However, in the year ended 31st August 21, she made a trading loss of 65,000 pounds. कौन से साल का लॉस है? 21, 22. This is the loss year. Brooke has the following income in the tax year 22-23, यानी नेक्स्ट ईयर की इनकम बताई गई है। ये डिविडेंड इनकम है, ये प्रॉपर्टी इनकम है, ये NSI सर्टिफिकेट इनकम है। What is Brooke's net income for the tax year 22-23, assuming she carries the trading loss forward? मतलब उसने कौन से वाली रिलीफ ऑप्ट की है? कैरी फॉरवर्ड। ट्रेडिंग इनकम कितना अमाउंट ऐड करूं उसकी नेट इनकम कैलकुलेशन में? मैम हमने कैसे पता करा उसने ट्रेडिंग इनकम वाला पूछ लिया? पूछा हुआ है नेट इनकम। ओके, मतलब नेट इनकम पूछी है, मैं ट्रेडिंग इनकम बोली, वो तो मैं लिख रही थी। पूछी नेट इनकम। नहीं मैं अप्रोच पूछ रही थी, समझ गई। बताओ, नेट इनकम कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले ट्रेडिंग इनकम ले लूं। ट्रेडिंग इनकम कितनी ले लूं? इसने तो कैरी फॉरवर्ड करने के लिए बोला है।
तो पूरी 12,000 ही ले लूं, मुझे इसको छेड़ना नहीं चाहिए, है ना? लॉस तो पिछले साल हुआ था। लास्ट ईयर यू इनकर्ड अ लॉस, कैरी फॉरवर्ड रिलीफ का सबसे पहला रूल क्या था? जैसे ही प्रॉफिट्स होंगे सबसे पहले वो हाँ, सेटअप सेट करेंगे। अप हो गया। start करते हैं। लॉस होने के साल के बाद में प्रॉफिट्स हुए क्या? हुए, हाँ मैम, अगले साल ही हुए। 12,000। और वो भी ट्रेडिंग प्रॉफिट। तो वापस से पूरे प्रोविजन को आपको याद दिलाती हूँ, जब भी लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा तो आप फ्यूचर में सिर्फ ट्रेडिंग इनकम से सेट ऑफ करेंगे। नंबर 2, जिस भी साल में ट्रेडिंग प्रॉफिट हो जाएगा उसी साल में सेट ऑफ कर देंगे। तीसरी चीज, पार्शियल सेट ऑफ नहीं होगा, पूरा का पूरा सेट ऑफ करोगे जितना हो सकता है। ऐसा नहीं कि आधा कर दिया और आधा कैरी फॉरवर्ड कर दिया, नो, इट हैज टू बी कंप्लीट सेट ऑफ। गॉट इट? यानी मुझे इस 12,000 में से अभी लॉस रिलीफ सेट ऑफ करनी है। कितनी सेट ऑफ पूरा कर दूं? 12,000 चले जाएगा। 10,000 कर देते हैं। 12,000 पूरी 12,000 12,000 पूरी करनी पड़ेगी, नो ऑप्शनल सेट ऑफ प्लीज, इट्स नॉट अलाउड। यानी ट्रेडिंग इनकम कितनी हो गई? स्टिल Zero. 5 में से अभी सिर्फ 12 ही हुआ है ना? 12 ही हुआ है, बाकी सारा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट ईयर्स के लिए। नेक्स्ट ईयर लॉस हुआ तो कुछ नहीं करना, लेकिन उसके बाद में प्रॉफिट हुआ आप फिर कैरी फॉरवर्ड नहीं करोगे, उसी के उसी साल में उसको सेट ऑफ करोगे। दैट मीन्स इमीडिएटली व्हेन यू गेट द फर्स्ट ट्रेडिंग प्रॉफिट यू हैव टू सेट ऑफ द लॉस। ठीक है? गॉट इट? Yes मैम। Yes. नेट इनकम में डिविडेंड इनकम जोड़ते हैं क्या? yes Yes. Yes मैम। अरे Yes, डिविडेंड yes. इनकम एग्जेम्प्ट होती है। नहीं नहीं। जोड़ते, सेविंग्स इनकम के अंडर होता है, सेविंग्स इनकम प्लस डिविडेंड। डिविडेंड इनकम एग्जेम्प्ट नहीं होती। No. No मैम। I think that is in companies. अरे डिविडेंड इनकम पे एक डीएनआर भी लगता था, डिविडेंड नील रेट बैंड। 2000 का हर 2000। टैक्स पेयर को मिलता है। First हायर 2,000 रेट टैक्स पेयर्स को 0%. मिलता है, सबको First नहीं 2,000 मिलता। सबको मिलता है। सबको है। गुड, सबको मिलता है स्ट्रेट 2000। तो इसमें से 2000 की इनकम डीएनआरबी में चली जाएगी, 7,000 पे आप टैक्स लगा दोगे 20% का, करेक्ट? नो Yes, ma'am. मैम, टैक्स लगेगा डिपेंडिंग अपॉन कि वो कौन से रेट बैंड में फॉल कर रहा है। और डिविडेंड इनकम के रेट्स भी अलग है, तो अलग 20% पे नहीं लगेगा। हम्म। प्रॉपर्टी इनकम, ये तो जोड़ दूं, ये तो ठीक है। Yes मैम। Yes. NS&I सर्टिफिकेट इनकम 1000, ये जोड़ दो। मैम सबट्रैक्ट करना पड़ता है ना? Country क्या हुआ? certificate, NSI This is certificate. exempt. That is, हाँ मैम। सेम्ट। चैप्टर नंबर 2 में था ना ये? 2 में था, 1 में था? 2 में ही था शायद। 3 में में था था। मैम। 3 में था। 2 में चलो पता स्टार्टिंग की नहीं। क्लासेस में ही था ये। NS&I सर्टिफिकेट, विनिंग फ्रॉम गेम्स, लॉटरीज, वन मोर वाज देयर। प्रीमियम बॉन्ड्स। National वाह। saving. ठीक है, प्रीमियम बॉन्ड्स। चलो ओके, क्या आ गई? नेट इनकम। नेट इनकम कौन सी होती है? ये तो टोटल इनकम आई है, रिलीफ तो माइनस करो, रिलीफ है नहीं। आ गई नेट इनकम। Yes मैम। और अगर उसने टैक्सेबल इनकम पूछी होती तो? EMI. ये -12570। माइनस कर देते हैं। ठीक है, चलो वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। सैली हैज बीन ट्रेडिंग एज अ सोल ट्रेडर फॉर मेनी इयर्स। किसका क्वेश्चन है ये? ओपनिंग, टर्मिनल या ऑनगोइंग? ongoing Ongoing. In the year ended 31st July 2022, she made a trading loss of 45,000. सबसे पहले आइडेंटिफाई करो किस साल का लॉस है? 22-23 2022-23 का। Sally's only other source of income is property income, 8,000 pounds की each tax year. In the tax year 22-23, यानी same tax year में, Sally realized a chargeable gain of 32,000 pounds on the sale of a necklace and a capital loss of 4,000 pounds on the sale of a painting. She has capital loss brought forward of 18,000. जो फॉर्मेट मैंने कैपिटल गेन का लॉस का दिखाया था, ये उससे रिलेटेड है। जब आप कैपिटल गेन्स वाला पोर्शन कर लोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी सिर्फ उस फॉर्मेट में हम पुट करेंगे। What is the amount of trading loss that Sally can offset against her chargeable gain? क्वेश्चन ने आपके ऊपर सोचने के लिए नहीं छोड़ा है, साफ बता दिया कि चार्जेबल गेन से तुम कितना लॉस सेट ऑफ कर सकते हो। यानी मैं अवेलेबल चार्जेबल गेन निकाल दूं,
तो रूल नंबर 1, चलो तुम्हें पहले उस एक्सेल शीट पे इस पे पीपीटी की उस स्लाइड पे लेके चलती हूँ, उसको देख के मुझे बताना। इसकी फोटो खींच लो, इसके फॉर्मेट में पुट करेंगे। क्लिक कर ली? यस मैम। चलो, तो आपके फॉर्मेट के हिसाब से सबसे पहले क्या करना है? Chargeable gain. इस साल का चार्जेबल गेन कितना है? 32. 32। करेक्ट। इसी साल उस 32 तो गेन हुआ, एक लॉस भी हो गया, तो वो लॉस हाथ के आती सेट ऑफ कर ले, करंट ईयर का ही लॉस है। Yes. Yes. तो इस साल का गेन बचा कितना जो आप यूज कर सकते हैं? 28. है सही लिखा क्या मैंने? 28 सही है, सही। है ना? कैपिटल लॉसेस अगर पीछे से आ रहे हैं तो तुम बताओ, पहले कैपिटल लॉसेस सेट ऑफ होने चाहिए या ट्रेडिंग लॉस? कैपिटल लॉस। Trading. सोचो सोचो सोचो। Capital loss. पहले कैपिटल लॉस होने चाहिए ना। पहले कैपिटल होने चाहिए। अगर खुद की हेड में कोई भी लॉस है ना, तो फर्स्ट प्रायोरिटी अपने हेड को ही मिलती है, बाद वाले को हम, ये एक वो होता है ना, दूसरों की मदद करने से पहले खुद की मदद कर लें। Charity begins दूसरे at हेड home. को अपनी पेटी टाइट बांध ले, ये वही फंडा है। पहले खुद के तो पाप निपटा लो, दूसरों के पाप धोने निकले हो, तो खुद के पापों में 18,000 पीछे से आ रहे हैं। अब कितने बचे? 10,000. 10,000 का। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन ने कितना लॉस बताया? 45. 45। अदर सोर्सेज ऑफ इनकम पहले यूज करनी है, ध्यान रखना। फिर जो बचा हुआ हो वो लेके जाएंगे हम चार्जेबल गेन पे। यानी कितने का लॉस हमें ले जाना है सेट ऑफ करने के लिए? 37। और अवेलेबल चार्जेबल गेन कितना है? 10। तो कितना ट्रेडिंग लॉस सेट ऑफ किया जा सकता है चार्जेबल गेन से? 10 का। समझे? बोलो बोलो बोलो। Yes. Yes मैम। अब इसमें छोटा मैम, सा चेंज करती हूँ। हाँ जी बोलो। अगर इसमें हमारा जो लॉस आ रहा है, जैसे 37 आ रहा है, हम 37 और 10 को कंपेयर। नेक्स्ट वही बोल रही थी मैं। ओके। Okay, now let's suppose I am changing the values of the question a bit. इस बार ट्रेडिंग लॉस इन्होंने दिया 45 का। What if the loss would have been 4,500? What amount of trading loss can Sally offset against her chargeable gain? 10 या 4,500? 45. 4,500. समझ गए इस कैलकुलेशन की रेलेवेंस क्या थी? आपको चेक करना है, मेरे पास अवेलेबल चार्जेबल गेन है 10,000 के, मैं 10,000 तक का अमाउंट सेट ऑफ कर सकती हूँ। तो क्वेश्चन ने ये नहीं पूछा कि कितने चार्जेबल गेन अवेलेबल हैं लॉस सेट ऑफ करने के लिए, उन्होंने ये पूछा है कितना लॉस सेट ऑफ हो सकता है चार्जेबल गेन से। तो चार्जेबल गेन 10,000 है, लेकिन मेरा लॉस तो 4,500 ही है, तो मैं कितना सेट ऑफ कर सकती हूँ? सिर्फ 4,500, उससे ज्यादा का लॉस ही नहीं है। तो क्वेश्चन का इंटेंट समझ में आया? The question didn't ask you how much chargeable gain can be used to set off loss. It asked how much loss can be set off against chargeable gains. यहाँ तो इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि 45 में से 8 निकाल के 37,000 का लॉस रह गया, तो लॉस बहुत ज्यादा था। आप कितना सेट ऑफ कर सकते हैं चार्जेबल गेन से? 10,000 ही कर सकते हो, चार्जेबल गेन इतना ही है। लेकिन अगर सिचुएशन उल्टी होती कि लॉस ही 4,500 का है, चार्जेबल गेन बहुत सारा है सेट ऑफ करने के लिए, तब हम 4,500 ही कर पाते, 10,000 नहीं कर पाते। जरूरत ही नहीं है 10,000 सेट ऑफ करने की, इतना तो ट्रेडिंग लॉस ही नहीं है। समझे बात को? ठीक है। ये क्वेश्चन अभी पनिका पूछ रही थी क्या? यस मैम। गॉट योर आंसर? यस।
हाँ जी बोलो। इसमें अगर ए ही मिल जाता है तो फिर नेट चार्जेबल गेन जो होगा वो 0 हो जाएगा ना? 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, पर इस केस में तो हम पूरा का पूरा यूज कर लेंगे ना। नहीं यानी अभी 40 10,000 वाला जो है 10,000 हाँ, वाले में तो इसमें मेरा चार्जेबल गेन बचेगा ही नहीं, तो एईए वेस्ट हो जाएगा। हम्म, ठीक है, एईए हर इंडिविजुअल को मिलता है। अब मेरा क्योंकि चार्जेबल गेन ही नहीं है तो मैं एईए यूटिलाइज ही नहीं कर पाऊंगी। इसको बोलते हैं किसी भी बेनिफिट को वेस्ट करना। जैसे अगर इनकम किसी की सेट ऑफ करके 0 हो जाए तो पीए वेस्ट हो जाता है। मतलब हम कहाँ अपनी इनकम 12,570 से कम कर पाते, अब नहीं कर पाएंगे क्योंकि बाकी चीजों की वजह से इनकम 0 हो गई। दिस इज वेस्टिंग पीए। ठीक है, ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो, मैरिज अलाउंस यूज करते हुए अपना अनयूटिलाइज्ड पीए किसको दे सकते हो, अपने बच्चों को, पार्टनर को, सिविल पार्टनर। क्यों, पति ने और बीवी ने कुछ पाप किए हैं, सिविल पार्टनर को ही दोगे जो। और कितना दे सकते हो, पूरा का पूरा पीए जो आपने यूज नहीं किया। तो वो लिमिट होती है ना 10% और जितना यूज नहीं किया वो चेक 1260 दे सकते हैं बस। 1260 दे सकते हो, 10% तो 1257 आएगा। हाँ लेकिन तभी फिर भी 1260 आप दे सकते पर डिपार्टमेंट ने बोला 3 पाउंड और ले लो। 1260 कीप द चेंज। तो 1260 दे दिया तुम्हें। ठीक है, एंड दिस एंड्स दिस हेवी चैप्टर हियर। ये खत्म हो गया। अब आपके पास इंडिविजुअल से रिलेटेड करने को 2 चैप्टर बचे हैं बस, एक पार्टनरशिप, एक एनआईसी। लेकिन तुम्हारे पास करने को अब इतनी चीजें हो गई हैं कि इस वाले पूरे वीक में आई विल गिव यू द रिकॉर्डिंग ओनली फॉर एनआईसी। पार्टनरशिप को एक बार पार्क कर दो साइड में, क्योंकि वो बाकी चैप्टर्स को डिस्टर्ब नहीं करेगा, एनआईसी करेगा। और नेक्स्ट सैटरडे वाली क्लास में मैं सबसे पहले सेक्शन सी के क्वेश्चन उठाऊंगी, ताकि अब आप लोग सेक्शन सी चालू कर सकें। इन द मीन टाइम अपने सेक्शन ए और बी पूरे निपटा दो, स्टडी टेक्स्ट और प्रोविजंस पूरे निपटा लो। मतलब धीरे धीरे करते रहो, नॉट दैट कि पूरे निपटाने हैं पागलों की तरह, बट जितने हो सके स्टार्ट प्रैक्टिसिंग देम। सेक्शन ए और बी नाउ यू कैन डू बट ओनली रिलेटेड टू इंडिविजुअल्स, डू नॉट रीच एनी अदर टॉपिक। अगर बीच में वैट दिख रहा है छोड़ दो उस क्वेश्चन को, सीजीटी दिख रहा है छोड़ दो उसको। लेकिन मोटा मोटा 13 चैप्टर तक हम कंप्लीट कर चुके एक्सेप्ट फॉर एनआईसी एंड योर कॉर्पोरेशन टैक्स। और इसमें जो छोटे छोटे टुकड़े वाले पोर्शंस बचे हैं, रेजिडेंशियल स्टेटस है और एक तुम्हारा अक्रूड इनकम स्कीम जो तुम लोग कह रहे थे, वो धीरे धीरे आगे कर लेना। उससे तुम्हारे बड़े क्वेश्चंस डिस्टर्ब नहीं हो रहे, मतलब मैं रिकॉर्ड करके दे दूंगी, यू कैन स्टिल पार्क इट। ठीक है, समझे? इंडिविजुअल्स में 99% पार्ट कंप्लीट हो गया, इसलिए प्रोविजंस लर्न करने लग जाओ। और कल के सदमे के लिए कल से ज्यादा टाइम डिवोट मत करना। इफ यू आर पार्टिंग तो पार्टी कल कल में खत्म कर देना। अगर शौक में आ जाओ तो ज्यादा रोना पीटना मत, जाके समोसे खा के आना, कॉफी पी के आना, एक पिक्चर देख के आना और बाहर निकल आना अपने दुख से। समझे? अबे कुछ यहाँ घुसा? यस मैम। अच्छा, दूसरा मैम पुराने वाले चैप्टर्स जो आपने करा दिए हैं उसमें एग्जाम किट में बस वही सेक्शन 1 वाले ही थे या और भी हैं? नहीं, बस एक बार सेक्शन ए वाले कर लो, बी वाले भी देख लेना अगर मिल जाए तो। तो मैम वो आपने अपने एग्जाम ट्रैकर में लिखा हुआ है क्या? कल बना के डाल दूंगी। ठीक है, वो कल बना के डाल दूंगी, बिकॉज अभी तक की क्लास से पहले आप वो कर ही नहीं सकते थे, अब कर पाओगे तो वो कल डाल दूंगी। कल तुम अपने एक बार रिजल्ट देख लो, हैप्पीनेस एंजॉय कर लो। आई विल गिव यू टुमारो छुट्टी टू डू दैट। और भाई प्लीज आई डू नॉट आस्क एनीवन कि उसका रिजल्ट क्या है, बिकॉज आई समहाउ फील कि भाई एक तो इतना आई डिजर्व, और दूसरा कोई फेल हो जाए तो आई शुड नॉट गो एंड स्क्रैच, भैया तेरा रिजल्ट क्या है तो खुद ही बता देना। ठीक है, पास फेल दैट्स ओके, even if you do not clear your exam, that is also okay. It doesn't prove you less than anyone. Okay? इस बार नहीं तो नेक्स्ट क्वार्टर से ही। अभी थोड़ी देर में मेरी एक वीडियो भी आएगी, वो देख लेना, रात भर देखते रहना उसको। बूस्टर वीडियो है वो, बूस्टर वीडियो तुम्हारे रिजल्ट का। में सेशन लिया था यार इस बार थोड़ा सा गला साथ नहीं दे रहा। हाँ यस कोई बात। आज तुम्हारा एक क्विज भी हो गया और मैं उसी से ही मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ से ब्लॉकेज फील हो रहा है, तो कल मैं बिल्कुल म्यूट पे होंगी, इसलिए परसों बात करेंगे।
किसी को कोई गाइडेंस चाहिए उसके लिए एक सेशन परसों रखूंगी, कल नहीं। सो कल पूरा वोकल रेस्ट दूंगी कल के दिन, और परसों वापस बैक टू वर्क, ठीक है। बट डोंट वरी, डोंट पैनिक, सब अच्छा होगा। अगर अटक जाएगा तो भी तैयारी करके नेक्स्ट क्वार्टर देना है और पास होना है। सो डू नॉट गेट डिप्रेस्ड। हम भी फेल हुए हैं, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, हम भी कभी स्टूडेंट थे और फेल भी होते थे, ठीक है। मैम आप प्रॉपर्टी इनकम का लाइव सेशन लेने वाले हो ना? यस, कमिंग वीक। अभी एंड मैम हमको बहुत जो ज्यादा करना है मैम। मतलब हाँ? आप फ्राइडे ले सकते हो, फ्राइडे छुट्टी होगी आई गेस सबकी। यस, नहीं कुछ तारे का चक्कर है, बट फिर भी फ्राइडे ले लेंगे। तो कोई आ पाएगा तो ठीक है, नहीं, नहीं आ फ्राइडे पाओगे छुट्टी तो नहीं है इट्स मैम। इजी। हाँ नहीं होगी, कईयों की फ्राइडे छुट्टी एमएनसीज में नहीं होती, इंडियन हॉलीडेज नहीं होती कोई भी। नहीं यार, यहाँ पे है मैम फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे पिछले दोनों एक्स्ट्रा क्लासेस पे छुट्टी नहीं थी, मुझे सिर्फ इस बार होने वाली है। नहीं रखेंगे रखेंगे, क्योंकि ये टॉपिक्स ही ऐसे हैं ना जो इवन तुम रिकॉर्डिंग से भी देखोगे तो भी तुम्हें समझ में आ जाएंगे। Okay. मेरी कंपनी में तो कोई भी इंडियन हॉलीडेज, नॉट इवन दिवाली, होली। ध्रुव, which company are you working? QX ग्लोबल। ये कंपनी नहीं है बेटा। मैंने बोला कुछ नहीं है। चलो मैम 19th को जो प्लानर में एग्जाम गिवन है, सेक्शन बी टेस्ट 1, सो वो है 19th को? बिल्कुल है, क्यों नहीं है। ओके। जितना कराया है ना टेस्ट उसी में से आएगा। मैंने प्रॉपर्टी इनकम लाइव नहीं कराया, उसमें से नहीं दूंगी। एनआईसी नहीं कराया, उसमें से नहीं दूंगी। ये अभी आज या कल में जो हुआ है इसमें से भी नहीं होगा टेस्ट। मैम फिर भी बहुत ज्यादा है पढ़ने को। एग्जैक्टली वही कह रही हूँ। मतलब कल हमने जो चैप्टर किया था और ये अपन 11th ही कर रहे थे ना, 11th या 12th जो भी है, ये इन दोनों के अलावा जो पुराने वाले हैं उसमें से बनाऊंगी वो क्वेश्चन, ठीक है। टेस्ट दो, कोई बात नहीं, फेल ही तो हो गए यार, उससे ज्यादा क्या होगा। कम से कम कुछ तो सीखने मिलेगा। 5 पार्ट में से अगर 2 भी सीखे तो कुछ गेन ही किया ना। यस मैम। और ये कम नंबरों से, फेल होने से, इन सब से डरना बंद कर दो। अभी जब मैं मॉक चेक करूंगी ना, सबको फेल करूंगी, फिर भय भय करके रोने मत लगना। इन्हीं चीजों से मैम आप अभी से ही धमकी दे रहे हो। धमकी नहीं दे रही हूँ, अपनी बुरी आदत बता रही हूँ तुम्हें। कभी तुम सोचो कि मैम ना बड़े अच्छे अच्छे मार्क्स देंगी, बिल्कुल नहीं देंगी। आई एम अ पथेटिक चेकर, ठीक है। इसलिए घबराना नहीं। दैट इज बेसिकली टू मोटिवेट यू कि भैया सुधर जाओ, थोड़ा सा अप जाना है, नीचे नहीं जाना। क्योंकि आई डोंट वांट दैट सिचुएशन कि मैं तुम्हें 90 मार्क्स दूं और एसीसी तुम्हें 42 दे। बेटर है मैं ही 42 दे दूं, ताकि तुम एग्जाम में बैठने से पहले ही मेहनत कर लो, रादर देन हवा में उड़ने के, ठीक है। समझ गए। मैम मेरे साथ एफआर में सेम हुआ था। आपने मुझे एक में 60, एक मॉक में 66 दिए थे, एक में 68 एंड आई एग्जैक्टली स्कोर्ड 68 इन माय एग्जाम। नहीं पनिका, ये तो मुझे एसीसी से रिपोर्ट बन के आ गई। नहीं और ये वैसे तारी आपने कहा था कि मॉक और एसीसी का सेम सा स्कोर रहता है, अगर आपकी मेहनत का वो वेटेज रहता है तो। बाकियों का नहीं पनिका, बाकियों का नहीं, ये मेरे लिए रिपोर्ट भेजी है एसीसी ने बकायदा। और ये कई बच्चों को भी बिलीव हो गया है दैट आई नो द पेपर, बिकॉज वॉट एवर आई गिव मार्क्स इन मॉक्स, उनके नंबर उतरे आते हैं एग्जाम में। फिर तो मॉक में मेहनत कर लेंगे कि मॉक में पास हो जाए तो एग्जाम में भी हो जाएंगे। हाँ ये तो मैं भी कहती हूँ। अगर मेरे मॉक में तुम्हारे 45 मार्क्स आ रहे हैं तो एग्जाम में 52 के आसपास आएंगे। वो इतने का रेंज है ऊपर नीचे का। सो स्टूडेंट्स हैव एक्चुअली तो आपके मॉक में स्टार्टेड। ज्यादा पढ़ना पड़ता है, मतलब नहीं ज्यादा विश्वास, फोकस करना। आई डू नॉट गिव दैट मच स्टेप मार्किंग जो एसीसी देती है। तो अच्छा बेसिक आइडिया यही है कि मार्क्स मेरे हाथ से कम ही आने चाहिए तुम्हारे एग्जाम से। मेरे हाथ से ज्यादा आएंगे ना, उसका इम्पैक्ट उल्टा होगा। हाँ मैम करेक्ट ही है। ठीक, सो दैट्स द इंटेंट। इसलिए मेरी मार्किंग बहुत स्ट्रिक्ट होती है। जहां एसीसी आधा नंबर काटता है, आई डिडक्ट 1 फुल मार्क, कि ये गलती तुम्हें करनी ही नहीं है। और पूरी कॉपी लाल पीली करके देती हूँ मैं। वो देखने में भी इट विल एक्चुअली मेक यू फियरफुल कि यार ये गलती में पहले मैंने मार्क्स लूज किए हैं, अब एग्जाम में नहीं लूज करने, ठीक हाँ है। करेक्ट, हाँ एग्जैक्टली। चलो एनीवेज, अभी तो तुम कल का रिजल्ट अटेंड करो। ऑल द बेस्ट एंड ऑल गुड विशेस फ्रॉम माय साइड टू ऑल ऑफ यू। पास होगे तो भी पार्टी करना, पास नहीं होगे तो भी पार्टी करना, अपने गट्स के लिए पार्टी करना, ठीक है। थैंक यू मैम। चलो जी, we'll catch up next week and probably Friday, so I'll inform you all. Okay? Done, Chalo. done. Bye bye. All the Thank best. you, बाय Take ma'am. care. मैम, थैंक थैंक यू। यू मैम, Bye बाय। bye. Bye.